तो नमस्कार दोस्तों, आज के जीटी लॉग पॉडकास्ट में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस हॉट टॉपिक पे जिसपे कि हम लोग कूलिंग या कूलिंग से रिलेटेड जो अप्लायंसेज हैं जैसे फैन, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आज के हमारे जो एमिनेंट गेस्ट हैं वो बहुत ही प्रख्यात लोग हैं। हम उनसे इनका इंट्रोडक्शन एक बार बाद में करेंगे, बट पहले मैं इसका टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि हम लोग आज जैसे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो कि हमारा 2019 में लॉन्च किया गया भारत सरकार की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कूलिंग जैसे सब्जेक्ट को कैसे उन्होंने एड्रेस किया है। फिर हम लोग जो अप्लायंस की बात कर रहे हैं जिसमें कि फैन मैन्युफैक्चरिंग है, उसके इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, कैसे हम ग्रोथ देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्केट मैकेनिज्म जिसमें कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैकेनिज्म्स, इन सब के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन से एक आउटकम ड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले हम अपने जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करते हैं, अपने बारे में बताएं। सर के बारे में जो इनका नाम है मिस्टर प्रद्युम्न पोद्दार। प्रद्युम्न का नाम ही देखिए अपने आप में है पावरफुल। तो पावर जिसके साथ जुड़ी हुई हो तो उनसे हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बारे में सर प्लीज बताएं, इत्मीनान से बताएं, कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपने प्रद्युम्न बोला, लेकिन जो नाम है वो है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न विष्णु जी का नाम है और प्रद्युम्न कृष्णा जी के बेटे थे। कृष्णा जी और आपने बोला पावरफुल नाम, वो भी एक महारथी थे। और आपको पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, महाभारत का जो एक आखिरी युद्ध हुआ था जी, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न के बीच में जी। तो और प्रद्युम्न का अर्थ जो है इज गॉड ऑफ लव। तो अब मुझे पता नहीं मैं कौन से ब्रैकेट में पढ़ता हूँ। इट्स नाइस दैट आपने मुझे प्रद्युम्न बोल के मुझे इंट्रोड्यूस कराया, बिकॉज लोगों के लिए इट्स अ टंग ट्विस्टर। इंडिया में बहुत सारे लोग ये नाम को उच्चारण करने में ही उनकी तोते उड़ जाते हैं। तो हम सर आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में फिर से एक बार फिर आएंगे। उसके पहले हम आशीष जिंदल जी जो कि सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल या एसी फॉर ऑल से बिलोंग करते हैं, इनकी प्रोफेशनल जर्नी इसके पहले एनआरडीसी में थे और उसके पहले ईएसएल में इन्होंने कार्य किया। तो ये हमारे सेकंड गेस्ट हैं। आशीष, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू योर इंट्रोडक्शन? आई थिंक सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस डिस्कशन के लिए बुलाया। कूलिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और मैंने जब ये उजाला में काम करके फिर कूलिंग में काम किया तो बहुत स्तर पे, चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे वो रूम एयर कंडीशनर्स का प्रोग्राम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम्स हो, राइट, पैसिव कूलिंग हो, उसमें अर्बन कूलिंग की जो हमारी कूल रूफ पॉलिसीज हैं। तो क्योंकि मेरे को बचपन से, मैं अगर बोलूं, मेरे को, क्योंकि मैं एक बनिया हूं, राइट, तो ये खून में ही आया है कि कैसे हम किसी चीज को बचाएं। तो वो शुरू से रहा। और जब मैंने देखा कि मैं, आई थिंक मुझे याद है अभी भी कि जब हम 5th-6th में होते थे तो आई यूज्ड टू डू एनर्जी कंजर्वेशन। मैं स्विच ऑफ कर देता था जब भी लाइट्स एक्स्ट्रा ऑन होती थी या फैन ऑन होता था, कुछ भी ऑन होता था मैं स्विच ऑफ कर देता। मैं उस समय भी रूम एसी का जो टेम्परेचर है कोशिश करता था ज्यादा सेट करूं, और ये मतलब बना रहा। तो ये लगा कि कैसे इस चीज को, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ने वाली है कंट्री की, जो हम देखते थे, कैसे हम अपने प्रयास से काम करके ये चीज ला सकते हैं कि भारत देश, जो भारत में हम जन जन तक ये बात रहे और इस तरीके के प्रोग्राम्स बने। तो बेसिकली यही है। और आई थिंक मेरी जर्नी मेजरली टेरी से स्टार्ट हुई थी। और टेरी में मुझे अभी भी याद है, 2012 की बात है, आर.के. पचौरी साहब डीजी होते थे और उन्होंने शायद दूसरे तीसरे दिन एक मेल किया कि आजकल एलईडी का काफी बातचीत हो रही है तो हमको ये करना चाहिए। और हमारा ऑफिस इंडिया हैबिटेट सेंटर में होता था। तो उस समय मुझे पता नहीं था बट कि प्रोसेस क्या है। तो आई जस्ट ईमेल हिम एंड कॉपिंग कि भाई आई वुड लाइक टू डू दिस इंटरवेंशन, मैं करना चाहूंगा, वॉलंटियरिंग एफर्ट। तो वो किया और
अब मुझे नहीं पता था मुझे करना कैसे, सीरियसली बस एक ये था कि करना है। उससे पहले मैंने कुछ कॉमनवेल्थ में भी काम किया था, थोड़ा इस तरीके से एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा ये करना है मेरे को। तो देन फिर कुछ जो एलईडी मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बुलाया, उनसे बात की कि क्योंकि उस समय नया नया था और कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, राइट। एक इशू था कि कैसे हम इनकैंडेसेंट की बात होती थी, इनकैंडेसेंट है, फिर सीएफएल, और शायद एलईडी आने में और 10 साल लगेंगे और सीएफएल पर हमारा ट्रांजिशन होगा। तो उस समय मुझे याद है कि आफ्टर ऑफिस आवर्स 8 बजे से हम, मतलब 8 से 10 का टाइम होता था क्योंकि सब लोग होते थे, डिस्टर्ब भी ना हो। एक फ्लोर पे हमने उसको पूरा एलईडिफिकेशन किया, सेंसर्स लगाए और उससे पूरा दिखाया कि देखिए केवल एलईडी मतलब एनर्जी एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक विजुअल कंफर्ट। हमने जब मेजर किया वहां पे आपके वर्क लेवल पे, तो उस समय जो लक्स लेवल था इल्यूमिनेशन को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो 50 था, 60 था। तो बहुत ज्यादा मतलब एक चैलेंज है। अगर आप काम करते हैं वर्क प्लेन लेवल पे एट 0.76 मीटर, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव 300 लक्स एटलीस्ट एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। एंड अभी एनएलसी जो नेशनल लाइटिंग कोड है वो भी ये कहता है। तो हमने वो किया कि अब हमें एनर्जी को भी एफिशिएंटली करना है और लक्स को भी बढ़ाना है, एटलीस्ट इल्यूमिनेशन को भी बढ़ाना है। तो उस चीज से स्टार्ट किया और फिर उस प्रोजेक्ट को किया, फिर और भी प्रोजेक्ट्स किए, बड़ी चीजें इस जर्नी में की, और फिर कूलिंग में काफी प्रयास किया कि कुछ ऐसा करें इंडिया में, इंडिया के बाहर, जिससे कि हम जैसे हमने उजाला में कोशिश करके करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट कराया पैन इंडिया। एलईडी को एक तरीके से एक मास मूवमेंट बनाया। आजकल अभी हमें इनकैंडेसेंट और सीएफएल की ज्यादा चर्चा नहीं होती, बट मेरी ये अपेक्षा है कि कैसे हम सीलिंग फैन में भी, जिसमें कितना स्कोप है, कूलिंग का एक जो बहुत बड़ा, बहुत एक अफोर्डेबल और मास प्रोडक्ट है, अभी 90% जो जनता है उसको इंडिया में करती है, और ये इसका नंबर बढ़ते ही चला जाएगा। अगर हम अभी भी बात करें तो हमारे पास करीब 50 करोड़ का स्टॉक है इंडिया में, जो कि इनएफिशिएंट है, और हर साल हम कुछ 4 से 5 करोड़ हम बाय कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इससे एक बड़ी उम्मीद है कि कैसे हम इंडिया इसमें लीड कर सकता है, इसमें ट्रांजिशन कर सकता है, और बहुत सारी और चीजें जिसकी आज चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक विल डिस्कस मोर। तो हमारे को होस्ट, हमारे को फाउंडर ध्रुव जैन जी भी हमारे साथ में हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग के बहुत बड़े महारथी हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और विल हैव मोर डिस्कशंस एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिम। Thank you, Anurag. I'm pleased to be a part of the program today. थैंक यू सो मच ध्रुव सर। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा वो भी डिस्कशन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर के फिर आपने वोल्टास में स्विच किया, वोल्टास से फिर ऊषा इंटरनेशनल में स्विच किया, एंड फिर ऊषा इंटरनेशनल से फिर आपने एक प्रोडक्शन हाउस जो कि बेसिकली आईबी प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया, आपने पब्लिकेशन में काम किया, और उसके बाद फिर आपने अगेन मुझे लगता है कि हैवल्स में काम किया, अगेन कंज्यूमर गुड्स में, और फिर ऊषा इंटरनेशनल, और नाउ यू रिप्रेजेंट इंडियन फैन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एज ए चेयरमैन। तो ये जर्नी फ्रॉम दैट पार्ट टू दिस पार्ट, मतलब इट इज़ नॉट ईजी। हम चाहते हैं ये जर्नी से लोग सीखे भी, मतलब न्यू एज एंटरप्रेन्योर दे शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम द जर्नी दैट यू हैव ट्रैवल्ड सो फार। फॉर एग्जाम्पल, आप उसी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं ऊषा इंटरनेशनल के, जिसमें आपने एज ए डिप्यूटी सेल्स मैनेजर की तरह ज्वाइन किया। हाउ इंस्पायरिंग दिस इज। तो हम चाहते हैं कि मतलब जो पैशन है जिसके थ्रू आपने खुद अपने आप को ड्राइव किया है, हाउ यू विल मे बी आई थिंक नरेट दिस स्टोरी इन मे बी आई थिंक इन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर अदर्स। अनुराग जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, मैं ये पूरा जो है श्रेय मैं भगवान को दूंगा। एवरीबडी मेक्स एन एफर्ट। सभी लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में तरक्की करे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुँचे, लेकिन ऊपर वाले का साथ होना चाहिए। तो वो तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ऊपर वाले ने साथ दिया, लेकिन हाँ, जो चीज़ मुझ में है अभी भी और था कि कुछ नया सीखना है, समथिंग डिफरेंट, लेट मी जस्ट वर्क ऑन समथिंग विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ एलियन टू मी।
तो इंजीनियरिंग के बाद जैसे आपने बताया, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा ज्वाइन किया। शॉप फ्लोर पे मैंने काम किया, गियर शॉप पे काम किया, वर्कर के साथ बैठ के मैंने चाय पी, उनके साथ बैठ के उनके टाइमिंग्स फॉलो करता था मैं। फिर मुझे लगा नहीं, ये तो ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने देखा कि बेस्ट रूट क्या है, शॉर्टेस्ट रूट क्या है। तो हमारे परिवार में हम लोग, अगेन भगवान की दया से, हम लोग 4 भाई है। एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल, आई हैव डन वेरी वेल। वो आईआईटी के बीटेक एमटेक थे। मेरे दूसरे भाई साहब यूटीसीटी के इंजीनियर, आई एम अहमदाबाद के एमबीए। मेरे तीसरे भाई साहब वो आर्किटेक्ट। अच्छा, इसीलिए सब कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है। तो मैं देखा है, अगर मुझे भी अगर उनके जैसे कुछ बनना है तो मुझे एक एमबीए करना जरूरी है। एमबीए मैंने करी। एमबीए करने के बाद मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो कर लिया मैंने, और इंजीनियरिंग फर्म में भी मैंने नौकरी कर ली, तो आई शुड डू समथिंग डिफरेंट। और तब एक एफएमसीजी, लोग, मैं देखता था कि पॉन्ड्स यूज्ड टू बी डिफरेंट कंपनी, नॉट अंडर हिंदुस्तान लीवर। पॉन्ड्स हो या ब्रुक बॉन्ड हो, ब्रुक बॉन्ड अगेन वाज डिफरेंट कंपनी, नॉट अंडर हिंदुस्तान लीवर। वहाँ के जो टॉप मार्केटिंग गाइज थे वो सब इंजीनियर्स थे। और हमारे भाई साहब जो थे, जो केमिकल इंजीनियर बनने के बाद, आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट करने के बाद, ही जॉइंड ग्लैक्सो इन देयर फूड प्रोडक्ट्स डिवीजन, जो फेरेक्स वगैरह बना था, फेरेक्स, कॉम्प्लान, नाइसिल, ऑफ कोर्स which was taken over by Heinz, and he became the managing director of Heinz for 7-8 years. और मुझे एमबीए करने के बाद मैंने तय किया कि मैं एफएमसीजी में जाऊंगा। और वोल्टास, I don't know, India is aware of this, current India is aware or not. Whatever Amul is today is because of Voltas. The entire distribution of Amul was started by Voltas. Rasna again was started by Voltas. और जैसे ब्रांड बन गया, they moved away from Voltas. तो पहले एफएमसीजी कंपनी थी वोल्टास। हाँ, एग्जैक्टली। वो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता जी। तो फिर उन्होंने तय किया कि हम हमारे ब्रांड निकालेंगे। And plus, they were the distributors for Roche and Merin. Those were the 2 multinational pharmaceutical companies. And they were looking out for management training. So they came to our campus and I was selected. तो लोगों ने बोला, और मेरे पास एक दूसरा ऑफर भी था गोदरेज का, बट गोदरेज अगेन वुड हैव बीन मैकेनिकल। मैं सोचा नहीं, मैं वोल्टास ही ज्वाइन करूंगा। बट आई ज्वाइन वोल्टास एंड आई वेंट थ्रू द ग्राइंड। अब इंजीनियर बना था मैं, आई वर्कड ऑन द शॉप फ्लोर, लोग बोलते थे। और वोल्टास में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, इट्स ओके ना। तो उनका जो ग्राइंड था ना, दैट मैनेजमेंट ट्रेनी हैड टू वर्क लाइक अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर 3 to 4 months। और तभी के वक्त, अभी तो आजकल तो लोग अभी स्मार्टफोन में सब कुछ करते हैं, तभी वी यूज्ड टू कैरी दोज बिग शीट्स। तो हमको सब जितने रिटेलर्स, यानी बनिया से लेके बम्बे में आपकी होगी दो ग्रोसरी स्टोर्स, क्योंकि वहां पे हमारे प्रोडक्ट जाता था, जितने केमिस्ट के थे उनकी लिस्टिंग होती थी, हमको हाथ से लिखना पड़ता था। हमारा कितना अवेलेबल है उधर लिखना पड़ता था, कंपटीशन का क्या है वो लिखना पड़ता था। फिर जाके उसके ऑर्डर लेने पड़ते थे, स्टॉकिस्ट को बोलना पड़ता था, भाई ये मैंने 40 कॉल, यू टू मेक 40 कॉल्स, एंड आई डिड दैट। ऑफ कोर्स दैट वाज फॉर फर्स्ट 6 months। तो आई वेंट थ्रू द ग्राइंड, एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। जो मैंने सीखा, दैट रिमेन्ड, एंड दैट आई वाज एबल टू, जिसको बिजनेस बोलते हैं, प्लाउ बैक इन माय सब्सिक्वेंट ईयर्स। और वो फिर देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द पेप्सी प्रोजेक्ट टीम। आई डोंट नो इंडिया इज अवेयर दैट पेप्सी वाज Voltas, Punjab Agro and Pepsi. They collaborated because tabhi it was not allowed for these guys to come on their own. So Pepsi was challenging Thumbs Up at that point of time. Yes, that was the first Pepsi entered after the exit of Coke. Coke exited in 1977 and Pepsi re-entered in 1988, 89 to be precise. So I was a part of that project team. और Voltas में था that आप कुछ साल सेल्स पे काम करोगे, फिर ब्रांड में आओगे, फिर ब्रांड से वापस में सेल्स जाओगे। तो मैंने पूछा, भाई अभी तो हो गया मेरे सेल्स का 2 साल अभी। तो मुझे लोगों, भाई रुक भाई, तेरे पहले भी लोग हैं, अगर ब्रांड में जाना है वो जाएंगे पहले। तो मैं सोचा अगर मैं सेल्स में रहना है तो वाई नॉट अ डिफरेंट कैटेगरी, वाई नॉट अ डिफरेंट कंपनी। तब मुझे उषा से ये कॉल आया कि आप हमको ज्वाइन करो।
तो वोल्टास वाज अ बिग कंपनी और उषा एक छोटी सी कंपनी थी. लोग तो जानते थे उषा सिलाई मशीन और फैज नथिंग बियॉन्ड दैट. ऊषा मतलब सिलाई मशीन होना. सिलाई मशीन, हाँ. सिलाई मशीन. हम्म. तो घर वालों ने बोला क्या, लेकिन उषा का ना at that point of time they had very nice good perquisites that at a deputy sales manager level also you would get a car, a company car. So that was a big charm, you know. 27 साल की उम्र में I am getting a company car. So that's why I quit Voltas and joined Usha, responsible for fans for entire Maharashtra. Again I did things right, worked in the market, and within four years I became the divisional manager. Now as a divisional manager you are responsible for all the product categories. क्या क्या product category था? पंखा, सिलाई machine, appliances, auto products, agro products. So it was a different, you know, you were handling all the ball games, not one. And every category had its own challenges. So that was a different experience altogether. तो वो 6 साल के बाद मैं हेड ऑफिस में आया, रिस्पॉन्सिबल फॉर फैंस. 1 साल काम किया, तब उषा वाज आल्सो ग्रोइंग और तभी एवरीथिंग यूज्ड टू बी मैनुअल. You know, there was no, and the company had tried its hands with lot of IT guys, and they wanted to, you know, do something to make the entire processes robust at the back end. But then for a traditional organization, that was a big challenge and nobody could succeed. So ultimately the board decided this entire initiative should be given to a business guy who knows the company, who knows the processes, who knows the business. So one fine day I was called that you are going to be responsible for IT. Now it was like asking me to make a horse fly. तो मैं एम्प्लॉय हूँ, बोला करूँगा मैं. एंड जो आपने मेंशन नहीं किया, for 5 years I played the role of CIO with zero knowledge of electronics or IT or computers. And I implemented SAP. I looked at various ERPs at that point of time, and I thought that SAP would suit Usha the best. And I interacted very closely with the IBM guys, the technical team, the consulting team with SAP, and it was one of the most successful SAP implementation. आपको याद होगा उन दिनों में, आप तो बच्चे थे तभी, that SAP implementation used to be a horror stories in most of the organization. So Usha International was one of those organizations where SAP implementation went like a song. And we became the site wherein SAP guys would get people, you know, all the future customers they would get, and most of the time I would just go and talk about SAP. फिर then I moved, मैं ये कब तक करूँगा? I don't want to cut myself from both ends. तो मुझे फिर swing machine दिया गया as a business head. So fans, IT, and then I was responsible for swing machine. That was a different experience. And then मैं बोला थक गया, बहुत हो गया. Then I decided to quit and came to publication. Publication के बाद 4.5 साल I decided to be on my own. And then I moved to Havells, where again I was able to make a difference. So to cut a long story short, that if you have that appetite, that desire, that I should learn more, then naturally God is also going to be kind to you and you will be able to make a difference. वेरी नाइस. आपने कई बार सर सिलाई मशीन और फैन का भी नाम लिया है, तो मेरी एक मेमोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ. मुझे लगता है कि मैं उस समय कॉलेज में था, तो एक मेरे दोस्त था, उसके बड़े भाई साहब की शादी थी, और वो शादी थी सिमरिया गांव था, बेगूसराय के पास था वो. और वो गांव इसलिए फेमस था क्योंकि वहां पे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान था. तो अपने आप में एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि चलो ऐसे जो नेशनल पोएट हैं उनके जो जन्म स्थान है उसको भी देखने का मौका मिलेगा. तो उस समय क्या है कि उनकी जो उसके बड़े भाई की उसकी शादी थी, दूसरे दिन जब विदाई हो रही थी तो उस गांव में क्या है 2 शादियां थी. एक शादी तो उनकी थी, दूसरी एक और की थी. तो जब वहां दूसरी शादी हम लोगों ने देखी, जब निकल रही थी, तो उसमें क्या है कि जो दूल्हा था तो उसको एक A1 साइकिल चल ले रहा था, और एक सिलाई मशीन और एक सिन्नी का पंखा. तो ये जो उसकी जो 3 बस होता था. हाँ, एक शादियों में. हाँ, तो जो तीनों जो कमोडिटीज थी, मतलब वो बिल्कुल एब्सोल्यूट मस्ट वाली कैटेगरी में थे उसमें. तो
मुझे लगता है कि वो जो मेमोरी है वो मुझे हमेशा याद रहेगी, सिन्नी का पंखा और सिलाई मशीन। और अब तो खैर सिलाई मशीन गायब हो गई, बट पंखा जो है जरूर। यू नो, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि आज के तारीख एज वी स्पीक 2.5 लाख ब्लैक सिलाई मशीन बिकता है इंडिया में। 2.5 लाख This is annual figure or मंथली सर, this is monthly? मंथली हम्म, मंथली। और ये जाता कहाँ है? गांव में जाता है, गांव में जाता आंगनबाड़ी है। और इन सब एरियाज में। और सबसे बड़ी चीज जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज जितने केरला में जाओगे ना, चर्चेस जो है, प्राइवेट बैंक्स है, एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल थिंग दे डोनेट दिस मशीन्स टू द डाउन ट्रोडन। हम्म, क्या होता है कि गांव में ना कि द मेल इज इन द फार्मिंग, what does the lady do in the house? So if she learns to sew, okay, that becomes an additional income generation for the family. So that's why Usha, this was the vision of our founder chairman, Sir Lala Shriram, that he started the concept of Usha Swing Schools. हम्म, अब उसको उषा सिलाई स्कूल्स जो बोलते हैं। जी, So we were not only interested in selling the sewing machines, but we were also interested in ensuring that the ladies are able and taught how to sew. सर हम लोग पहले कूलिंग और फैन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। मुझे दैट इज द कोर डिस्कशन टॉपिक फॉर द पॉडकास्ट। तो जब हम लोग कूलिंग की बात करते हैं तो हम लोग इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, तो दिस इज अ पर्सपेक्टिव एंड देन विल ट्राई टू ड्रॉ वेयर शुड बी मे बी आई थिंक गो अहेड। तो कूलिंग एक्शन प्लान में जब 2019 में ओजोन सेल एक MOEF या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने वो एक वो बनाया, और उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि हमारी जो कूलिंग डिमांड है वो लगभग 8% के हिसाब से बढ़ रही है। 2017-18 का बेसलाइन था और 37-38 को एज ए टारगेट ईयर बनाया गया। उसके हिसाब से बिल्डिंग्स की जो डिमांड है या जो कंस्ट्रक्शन है वो बताया गया कि लगभग 11% के आसपास में ईयर बढ़ेगा, 11 टाइम्स बढ़ेगा, नॉट प्रतिशत ईयर ऑन ईयर, बट लगभग 8 गुना जो है वो कूलिंग डिमांड बढ़ेगी और 11 गुना जो है वो बिल्डिंग्स बढ़ जाएंगी। इसी पर्सपेक्टिव से अगर हम अप्लायंस रिक्वायरमेंट की भी बात करें तो जनरली क्या है कि अप्लायंसेस लोग बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर पे खरीदते हैं। हमारी जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम लगभग अर्बन लोकेशन में जो जनता है उसकी पर कैपिटा इनकम 1 लाख रुपए थी पर कैपिटा, और जो ग्रामीण उसमें जो लोग हैं उनकी 40,000 है। मान करके चलते हैं अगर 6-7% भी CAGR है या जो एनुअल ग्रोथ है, तो उसके हिसाब से आज के टाइम में वो जो अर्निंग है वो लगभग 2 लाख रुपए हो गई है पर कैपिटा यहाँ पे, और फिर रूरल की लगभग 80,000 के आसपास। इसी पर्सपेक्टिव को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या घर तो तेजी से नहीं बना सकते ना, वो जल्दी से अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि घर लगभग लोग 50 साल के लिए बनाते हैं। जो अपग्रेड कर सकते हैं वो अप्लायंसेस कर सकते हैं। जो फैन है तेजी से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि इसकी भी एक लाइफ साइकिल है, AC है वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो कूलिंग रिक्वायरमेंट को जनरली लोग अपने परचेजिंग पावर से कनेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि उनका जो बच्चा, उन्होंने हो सकता है कि अपनी पढ़ाई बिना AC फैन के कर ली हो, लेकिन उनकी आगे आने की जनरेशन को वो सब कंफर्ट देना चाहते हैं ताकि वो एजुकेशन एज ए मीडियम उसको पकड़ करके वो फैमिली की हालत जो है वो सुधार सके। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सर ये हमारी अब सबकी। इस तरीके से कूलिंग रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ने जा रही हैं या बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके के डिस्कशंस होते हैं जनरली कि हम जो घर हैं उनको हम लोग बेहतर कैसे बनाएं, दैट इज फर्स्ट। और दूसरा है कि जो डिमांड है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो हम लोग हायर एनर्जी एफिशिएंसी अप्लायंसेस को कैसे ऑप्ट करें। ठीक है सर। तो फैन एक इंटीग्रल कंपोनेंट है और AC एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए पर ईयर उनका अर्निंग है, उसमें अगर अपग्रेड भी करना है तो जो प्राइस सेंसिटिव है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैसे लोग स्विच करें हाई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स के लिए, ये डिस्कशन है। मे बी आप
एज ए मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं, बिकॉज द सेल्स नंबर अपरेंटली रिफ्लेक्ट्स द कंज्यूमर डिमांड. एंड देन आशीष, यू कैन ऑल्सो मेंशन कि पॉलिसी पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें हो रही हैं, एंड देन ध्रुव यू कैन कंट्रीब्यूट. See, I'll start by saying couple of things. First and foremost, आपने बोला purchasing power, but another thing जो आपने कहीं मिस कर गए कि जो requirement है because of global warming and all, जी the temperatures are also going through the roof. जी जी. किसी ज़माने में, मैं 25 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में, समर का टेम्परेचर होता था मई जून का होता था करीब 40-41, जी. पर अभी 2020 लीजिए, 2022 लीजिए, इट इज हिटिंग 45, 46, 47. So naturally the temperatures have also gone up. Absolutely. So now there are two things. The requirement has gone up. The purchasing power has also gone up. But the fact of the matter is that if we have to dovetail this, that how do we keep the consumption down? I'm just jumping the gun. Right. So we need to educate the customers also that अगर आपके पास पैसे हो, आप सोचोगे कि 45 डिग्री में या 40 डिग्री में मेरे पास 2 एसी होनी चाहिए. आप एसी भी लगा लोगे, लेकिन आज के तारीख पे जो एसीज है 45 और 46 में, इवन इफ यू कीप इट एट 18, इट इज नॉट इफेक्टिव, स्पेशली इफ यू आर ऑन द टॉप फ्लोर. डिजाइन इस तरह से किया गया है. तो एक जो मेरे हिसाब से जो लोगों को पता नहीं है कि अगर आप एक एसी आप 24 पे रखो या 25 पे रखो, लेकिन उसके साथ साथ 2 या 3 आप पेडेस्टल पंखा रखो, आपको जो कंफर्ट चाहिए, द डिजायरेबल कंफर्ट यू वुड बी एबल टू अचीव. तो ये जो एक न्यू थॉट प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट एनर्जी एफिशिएंसी बाय एडिंग मोर फैंस विल डेफिनेटली हेल्प. आज के तारीख पे लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास एसी है और मेरा पास एक सीलिंग फैन है, दैट शुड सफाइस, बट इट डज नॉट सफाइस. सो दैट इज हैपनिंग. और नंबर 2, दैट अगर मैं सिर्फ सीलिंग फैन देखूं, सीलिंग फैन की अगर पेनिट्रेशन इंडिया में इफ यू कंपेयर, इट इज मोर देन 80%. आफ्टर मोबाइल हैंडसेट्स, द मोस्ट पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी इज सीलिंग फैन. बट इफ यू टेक द TPW, इफ यू टेक पेडेस्टल या टेबल या वॉल, that is not growing the way ceiling fan is growing. Because India being a tropical country, आप कोई भी ऑफिस में तो सेंट्रल एसी होने के कारण there is no provision of a ceiling fan or there is no provision of a wall fan. But then if our focus is that we need to conserve energy, we have to get the efficiency, then we also need to promote something like a pedestal fan. So what is the need of keeping the AC at 18 or 22? You fix at 24, 25, and to ensure that the comfort is given to the occupants of the room, you have pedestal fans. Pedestal fan के ऐसे ही consumption कम है. तो ये सब चीजें हैं जो हमको सोचना चाहिए, and which the government, either the government or bodies like B and all should publicly or advertise and tell people these are the ways or means of conserving energy. Right. And coming back to the industry, we are totally for this. And पुराने पंखे जो है, आपने 50 करोड़ बोला, मेरे हिसाब से कम 80 से 90 करोड़ सीलिंग फैन as we speak is operating in this country. और इसमें से at one point of time the SSIs, the unorganized sector, at one point of time they were accounting for almost 60% of the ceiling fan market. It is only about 20-25 years back that their size of the pie has started shrinking. Today as we speak it is about 15%. But if you compare that, and those fans used to consume about 80-85 watts, so you can imagine the quantum of energy or electricity is being consumed by those guzzlers. Very interesting. So going forward, as you said कि 2036 में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से this entire concept of changing the fan, making them aware is the key. जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग चाहे कितने भी initiatives ले, it is not going to give us the desired result. It cannot be the stick, it has to be a carrot also.
दो पॉइंट्स जो सर ने हमें सजेस्ट किए हैं, एक तो है कि हमें कहीं पे अगर एसी लग रहा है तो हमें फैन का भी इंटीग्रेशन साथ में हमें सोचना है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे कि हम लोग जब कूलिंग की बात करते हैं या हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो हम लोग फोकस्ड कूलिंग की भी बात करने लगे हैं धीरे धीरे। फैन जो पहले देखा जाए तो शुरुआती फैन का जो डिजाइन हुआ था वो टेबल फैन की तरह ही हुआ था। टेबल फैन से फिर सीलिंग फैन पे आए और सीलिंग फैन से फिर पेडेस्टल फैन पे भी गए। तो फोकस्ड कूलिंग का कॉन्सेप्ट उसी से है कि आप जहां बैठे हैं आपको डायरेक्ट एयर थ्रस्ट मिल रहा है एंड देन क्योंकि वो आप ही के लिए है हवा, जो वेंटिलेशन है या फोर्स एयर का है। तो ये जो कंपोनेंट है फोकस कूलिंग का या जो इंडिविजुअल कंफर्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, आपको लगता है कि दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट द मे बी आई थिंक द पॉलिसी शुड टेक केयर ऑफ। क्योंकि जहां पे प्रोक्योरमेंट एसी की हो रही है, मैं गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वहां पे एसी के साथ साथ फैन की भी प्रोक्योरमेंट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। और अगर कहीं पे ऐसा है कि जहां पे इंडिविजुअल लेवल पे अगर लेट्स से रूम बेसिस पे सिर्फ 1 पर्सन केबिन है, वहां पे एक सीलिंग फैन को लगाना मुश्किल भी है, वहां पे पेडेस्टल फैन या टेबल फैन की प्रोविजन हो, ऐसा हो सकता है फ्रॉम द पॉलिसी पर्सपेक्टिव। आशीष, श्योर मैं थोड़ा सा पहले अभी और पीछे लेके जाना चाहूँगा। इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा। हम हीट की बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, अभी COP29 हुआ, ठीक है। हम 1.5 डिग्री की बात करते हैं अगर 2 डिग्री तक पहुंच गए हम तो इरिवर्सिबल होगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इम्पैक्ट उसका ह्यूमन पे होगा, हमारी एल्डर लोगों पे होगा, बच्चों पे होगा, हमारे जो जॉब्स पे होगा, हमारे एक्टिविटीज पे होगा। आई थिंक ये वेल नोन है कि देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन दिस। नाउ अगर आप पिछले साल का डेटा देखें 2023 2024, हमने इससे ज्यादा हीट वेव कभी इतिहास में नहीं देखे, राइट? फ्रीक्वेंसी। और मैं ये मानता हूं कि अभी ये आप ठंडा मानिए, वी आर गोइंग टू सी एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम इन कमिंग ईयर्स। एंड अगर ऐसा होगा तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, राइट? आई थिंक ये हमें मानना होगा आफ्टर इंडस्ट्रियल era which is like 80-50, the level of CO2 emission is almost, you can say, go haywire. मतलब हमारा जो CO2 emission because of our need also and it is increasing day by day. now जब हम solutions की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो इंडिया से बेसिकली ओरिजिनेट हुई चीज कि हाउ वी बेसिकली बिल्ड आवर सिस्टम, आर हैबिटेट, तो उसमें हम जानते हैं कि देयर आर वेरियस कोड्स, वेरियस पॉलिसीज। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की बात करते हैं, ईएनएस की बात करते हैं, इको निवास संहिता जो रेजिडेंशियल के लिए बना है, कमर्शियल के लिए ईसीबीसी बना है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, वो सब बनाते हैं। बट क्या ये आखिरकार ग्राउंड पे जो लार्ज हमारे बेसिकली आर्किटेक्ट्स हैं, जो मैं इनफॉर्मल सेक्टर की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कि ये शायद चीजें नहीं होती। अगर मैं अपना घर कभी बनाने की कोशिश करूंगा तो जिस कॉन्ट्रैक्टर से, जिस कंसल्टेंट से, जिस भी टीम से मैं बात करूंगा, शायद अगर मेरे को थोड़ा अवेयरनेस है तो आई विल वर्क ऑन इट। मोटा एग्जांपल बताता हूँ कि लगभग, या एस्टिमेट बताता हूँ कि लगभग 90% सर वो इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जहाँ पे स्टैंड अलोन हाउसेस बन रहे हैं, छोटे छोटे शॉप्स बन रहे हैं, छोटे किराना स्टोर्स बनेंगे, वो 90% है, जिसमें कि इन जनरल हम लोग जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स या कोड्स की बात करते हैं उसमें नहीं लगते हैं, अभी भी नहीं लगते हैं। तो अब उन चीजों में कैसे हम सस्टेनेबल मटेरियल की बात करें? अभी हमें पता है सीमेंट होगा, लोहा, सरिया यूज होगा, ईंटें यूज होंगी एंड हम उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और उसमें क्या करेंगे, उसके बाद जो सस्ता अप्लायंसेस होंगे, चाहे वो आपका सीलिंग फैन हो, चलो 1 स्टार 2 स्टार ले लिया क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, एसी हो गया 1 या 2 स्टार ले लिया, 3 स्टार ले लिया मैक्सिमम क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। तो आई थिंक जो ये साइकिल है ये बढ़ती जा रही है। हम सबसे पहले आई थिंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये वेल अवेयर है, ये मासेस तक कैसे पहुंचे इसके लिए हमें सोचना चाहिए। और मैं इसमें लाइफ मिशन को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देता हूं कि सबसे पहले हम ये जाने कि कैसे हम नेचर के साथ जुड़ के अपना डिजाइन इस तरीके से रखें कि हमारी कम से कम आवश्यकता पड़े। उसके बाद जब हमारे पास आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अभी भी आप देख सकते हैं जहां पर शायद इन अप्लायंसेस की आवश्यकता भी नहीं है मेजर ऑफ द डेज इन एनुअल ईयर, राइट? अब बात आती है इन अप्लायंसेस को अच्छा करने के लिए।
पुराने जमाने में जो एक्सटीरियर वॉल, मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, इट हैड टू बी 12 इंचेस, जिसको अभी कम करा के उन्होंने 6 इंच कर दिया, 4.5 इंच। इंटरनल तो 4 इंच हो गए। ऊपर के जो छत है उसका जो आपका जो ट्रीटमेंट होती है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट आर्किटेक्चर, but people have thrown all these concepts out of the window and they are getting the occupation certificate. My question is why? The minute you follow all this, आपका जो requirement है that itself will come down. Even in peak summer, आपको AC 24 के नीचे लाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट आज की तारीख पे वो नहीं हो रही है ना। सर वो कहीं ना कहीं वो मिस हो गया इस मे बी आई थिंक कंस्ट्रक्शन की जो एक तरीके की जो प्रोग्रेस पाथ को अचीव करने के लिए, बट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का अभी एक तरीके का एक प्रोसेस चल रहा है या एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें कि उन लोगों ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट या इस तरह के कुछ नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं और कुछ कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी 6-7 जगह पे उन्होंने लगा भी दिए हैं। इसका इंटेंट ये है कि हाउ टू यूज द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द थर्मल कंफर्ट। एब्सोल्युटली, और उसका कॉम्प्लायंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर। आप तो बना के दोगे saying that I have done my job, but who is ensuring that it is being complied at the grassroots level? That is a very, very important piece which is being missed out in most of the government initiatives. That we are there, but the reality is somewhere there, you know? And nobody is trying to bridge that gap. और इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप देखें इंडिया को अभी 70-80% और बिल्ड होना है, अभी हम बिल्ड नहीं हुए। तो अगर इस जर्नी में हम ये सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिस जो बनाने की है इनफॉर्मल सेक्टर स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर उसमें नहीं लाएंगे तो वी आर मिसिंग द बस। एंड देन वी, बिकॉज मैं अगर अप्लायंसेस के बात करूं, ICAP के बारे में, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान विश्व में पहला एक ऐसा कूलिंग एक्शन प्लान बना जो भारत की देन है, जिसके बाद कम से कम 15-20 और देशों ने उसको फॉलो किया और बनाया। उसमें 3 बहुत क्लियर टारगेट है। हमें अपनी कूलिंग डिमांड 20 से 25% कम करनी है 2037-38 में। हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कूलिंग की 25 से 40% कम करनी है, और रेफ्रिजरेंट डिमांड जो है वो 20 से 25% कम करनी है। अब अगर आप देखें, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसकी भी एक भूमिका होती है गर्मी की, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आजकल अगर हम देखें, इंडिया ने इसमें लीडरशिप दिखाई है। We are the first nation globally जिसमें कि हमने R32 को पूरा ऑलमोस्ट 95 to 100% मार्केट, जिसका GWP काफी कम है। इवन अदर कंट्रीज में ये नंबर नहीं है, दिस इज हार्डली 20-30%। तो उसमें हमने, क्योंकि GWP इज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इतना टाइम CO2, अगर मैं बात करूं 750 अगर R32 की, और पहले जो हम यूज करते थे 22 और ये सब, इनकी 2000 होती थी, वो 2000 टाइम्स ज्यादा गर्मी करते थे एक CO2 इक्विवेलेंट के। एंड नाउ हम इस पे ट्रांजिट किए। कूलिंग में भी अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड लेबलिंग में, AC में हम रैचेट अप कर रहे हैं, फैंस में हमने सर्विस वैल्यूज को देखा 2019 में, ऑल्दो इट वाज डिफिकल्ट डिसीजन कि हमारा बहुत इनफॉर्मल सेक्टर है, वो कैसे इसको करेगा। काफी दिनों से इसमें ये चर्चा बनी रही, बट 2019 में इंडिया ने स्टेप लिया कि हम इसको बढ़ाएंगे। हम सर्विस वैल्यू जो एग्जिस्टिंग 3, 3.5, 4 पे थी उसको 6 पर ले गए, और हम आगे इसमें मैं बहुत ही मतलब सराहना करूंगा इंडस्ट्री का, स्पेशली जो अभी का जो डेटा आई वाज सीइंग, ऑलमोस्ट 20-25% मार्केट which we are having in B-star ceiling fan 5-star is of 5-star. So I think we are there, but how we can integrate both these things, passive design, active design, और सबसे important जो इंसान की ग्रीड है, आई थिंक उसको अगर हम करें, हम अगर कंजर्व ही, मतलब हम कंज्यूम ही कम करें, वी नो कि हाउ टू एफिशिएंटली यूज आवर सिस्टम, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज वी आर सेइंग, आपने बोला कि हम दोनों को इंटीग्रेट करें, आई थिंक रेदर देन अ पॉलिसी, बिकॉज बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, हमें रेगुलेशन जितने बनते हैं उतना हम कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। मेरा ये मानना है हम इन एग्जाम्पल्स को कैसे प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ दें स्ट्रीम में, ताकि लोग खुद अडॉप्ट करें। क्योंकि जैसे कुछ लोग हैं, शायद आप ये करते हैं कि हमें पता है कि अगर सीलिंग फैन
को हमने 2-3 पे चला दिया, टेम्परेचर 26 पे सेट कर दिया एंड अच्छा एसी ले लिया, अच्छा फैन ले लिया, तो वी आर गुड एंड देन वी नो कि हमें कंबल पहनने की और हमें स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की कैसे हम अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में इसको कैसे मास मूवमेंट बनाएं, एग्जैक्टली आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये नंबर सर बता रहे थे भी 80 करोड़, आई थिंक ये बहुत बड़ा नंबर है, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि कैसे हम 35 से 40 वॉट के रेंज के जो 80 से 90 वॉट एक एवरेज है उसको अगर ले जाएं, आप सोचिए कितना डिमांड हम कम कर देंगे। अभी इंडिया की लगभग 240 से 250 गीगावाट की डिमांड है, मतलब वी रीच टू द पीक एंड cooling contributes about 10%. yes And if we basically and ceiling fan is very critical in this thing, which has a very good potential कि अगर हम उसमें ये replacement ले आए, AC it will automatically happen slowly and we'll see the impact on the consumer pocket, on the government NDC targets, on a GHG emission, and we will basically show our leadership कि yes we can achieve with this. इसमें सर एक पर्सपेक्टिव है, जैसे so we talk about India as a country and Anurag mentioned if you look at our per capita income, it is roughly $2,000, which is 1.5 lakh rupees, around that. And as a nation, when we try to balance environmental concerns with access, हर आदमी को हर चीज का access दिलवाना, because we are still in that phase of growth where as a nation we have a lot of aspirations to grow and achieve a lot of things which drives a lot of this consumption, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारी पर कैपिटा इनकम अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए के आसपास है और हम उन टेक्नोलॉजीज को पुश करने की बात करते हैं जो मान लीजिए एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। सर जैसे आपने बोला 80 करोड़ फैंस है एंड देयर इज अ पोटेंशियल टू रिप्लेस दीज फैंस एंड सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी, अग्रीड। बट हम में से कितने लोगों ने पंखे घर में बदलते देखे हैं जस्ट बिकॉज उनकी एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर है? ये एज अ प्रोसेस माइंडसेट का पार्ट ही नहीं है, बिकॉज वी आर born with that or bred with that mindset to extract maximum value out of what is available to us at any given point of time with minimal incremental investment. ACs as a segment में शायद ये फिनोमिना अलग चलता है बिकॉज AC का पेनिट्रेशन 10% है और वो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन अलग है, बट फैन का पेनिट्रेशन 90% है, विच मीन्स इट इज़ फॉर एवरीबडी। और जब हम मास मार्केट की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैव अ कॉस्ट एंड द क्वेश्चन इज द इंडियन पॉपुलेशन रेडी टू पे दैट कॉस्ट? एंड इफ नॉट, देन व्हाट इज इट दैट वी कैन डू और व्हाट इज इट दैट हैज बीन डन टू प्रमोट दैट? जैसे उजाला के केस में सर एग्जाम्पल है, हमने 40 करोड़ 50 करोड़ LEDs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट किए, बट the price point was 1/5 the prevailing market price point, which is why this could happen. correct. So any such movement in India for any appliance to have that sort of impact in terms of efficiency movements will have to probably take into account कि हम लोग as a population हम कितना willingness है पे करने के लिए। अगर हम पे नहीं कर रहे तो वो कौन पे करेगा उस डेल्टा को? तो इसके अराउंड सर कुछ थॉट्स हैं या आर देयर सम मूवमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड? Dhruv, you have hit the nail on the head. See, that is what is pulling the fan industry down. So fan industry on its own, wants to take this as a challenge. But fact of the matter is that the point which you made, are the customers willing to pay? That willingness, and I would add before the willingness, the awareness. Currently as we speak, आज के तारीख पे 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को ये पता नहीं है कि स्टार रेटिंग है क्या पंखों में, स्टार रेटिंग से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। इंडस्ट्री ने अपने ओर से 2-3 कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा किए। वी क्रिएटेड अ पावर सेवर, हमने एक कैरेक्टर बनाया, हमने पब्लिसाइज किया, बट बी के ओर से या पावर मिनिस्ट्री के ओर से देयर हैज बीन नो इनिशिएटिव। अब दिक्कत जो है उजाला में, एंड कंज्यूमर कुड सी द बेनिफिट, बट यहाँ पे जो हो रही है कि जैसे स्टार रेटिंग में जा रहे हो देयर इज अ प्राइस एस्केलेशन। जैसे आप यू मूव फ्रॉम अ नॉन स्टार टू अ 5 स्टार, देयर इज अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस which the consumer is saying that why should I pay? Number one. Number two, the biggest challenge is that if I talk about a service value of 6, मुझे इंडक्शन मोटर से मुझे BLDC में जाना पड़ता है।
BLDC में जैसे ही जाता हूँ, BLDC के दो चीज़ें हैं. BLDC कैन ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ अ रिमोट विच इज़ एन USB, और BLDC Indian consumers want BLDC to be operated with the regulator which is already there on his wall. उसके लिए आपको उस PCB में you have to do the tweaking. अब क्या हो रहा है, वो भी अवेयरनेस नहीं है. वो BLDC खरीद ले जाता है और वो लोकल इलेक्ट्रिशियन बोलता है मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ ना, क्या दिक्कत है. And then you can imagine what is happening. And performance of BLDC depends on the quality of power which is coming from behind. आज के तारीख पे that itself is a big challenge. आज यूपी बिहार में, sorry with due respect to both the states, the quality of power is such that every fourth BLDC fan there is a problem. And to take care of that problem, you know, the cost of taking care of that complaint is almost 700 rupees. Because एक जो किट है जो PCB आपको चेंज करना पड़ता है वो हो जाए 450-500 रुपए. टेक्नीशियन जाएगा 2 बार, वो लेगा ऑथोराइज सर्विस सेंटर लेगा 400 रुपए, तो आपके 900 रुपए तो ऐसे ही गए. सो हाउ डज द इंडस्ट्री मेक मनी, हाउ डू द मैन्युफैक्चरर्स मेक मनी? सो दिस नीड्स टू बी वेल थॉट ऑफ. यू नो, वी इन आइसोलेशन अगर हम लोग कोई एक मुहिम चलाए, इट वोंट गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट. सो वी नीड टू क्लोज द लूप इन ऑल रिस्पेक्ट. आपने सर बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि अवेयरनेस यू नो इज द फर्स्ट थिंग, जिसके बाद विलिंगनेस आती है. एग्जैक्टली. तो मे बी पीपल आर willing to change it, but they're not aware that they have to change it. They're not aware. They're not aware. Then how is it going to make a difference for them individually, as a family, and then as a nation? ये चीज जब तक आपको लोगों को बार बार नहीं समझाओगे, आपका कोई मुहिम नहीं सक्सेसफुल होगा. और अवेयरनेस मुझे लगता है कि हर एक लेवल पे चाहिए. मुझे याद है कि मैं एक ऐसी किराना रिटेल स्टोर पे गया, उसने हमें बताया कि एक ये पंखा ले लो जो 800 का है, फिर दूसरा पंखा ले लो जो 2600 का है. तो मतलब वो और खुद ही बोल रहा है ये ले लीजिए, ज़्यादा आसान है, सस्ता भी है, काम चल जाएगा आपका. तो मतलब जब वो खुद ही इन्फ्लुएंस कर दिया उसने कि क्यों लोगे 3000 रुपए का फैन. सरदर्दी वो कम करना चाहते हैं. वो बोला BLDC के बारे में इसको पता नहीं है, वो रिमोट से जाएगा, वो बगल में बैठा है, वो जाके लगा देगा, क्या करेगा, इवन ही इज नॉट अवेयर. मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा. बेसिकली उजाला प्रोग्राम की लर्निंग और कैसे हम इस प्रोग्राम में क्या हम कर सकते हैं. आई थिंक उजाला प्रोग्राम में बेसिकली क्या हुआ था, हम जानते थे, हम रिपोर्ट्स बनाते थे कि भाई इंडिया को लेट से 2030 तक लगेगा फेज आउट टू इनकैंडेसेंट लैम्प. इवन हम जब 12-13 की बात करते थे कि हमें शायद और 15-18 साल लगेंगे हम फेज आउट इनकैंडेसेंट लैम्प को कर पाए. उस समय कुछ 77 करोड़ इनकैंडेसेंट लैम्प होते थे. CFL कुछ 25 से 30 करोड़ होते थे. LED स्टार्ट हुआ था. LED का प्राइस लगभग 400 रुपए था. 400 रुपए था. CFL होता था 125 रुपए, 150 रुपए, और इनकैंडेसेंट लैम्प होता था 10 रुपए का. अब क्या करें, तो उस समय का याद है 2014 दिसंबर में LED एक्सपो हुआ. तो ऑनरेबल पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक आह्वान किया इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री से आह्वान किया कि अगर मैं 5 करोड़ LED आपसे खरीदूं, आप क्या प्राइस दोगे. उसमें इंडस्ट्री, और हम उस समय बनाते नहीं थे, हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं थे LED के, स्ट्रेंज बात ये थी. उस समय उस आह्वान पे इंडस्ट्री आगे आई और वो जो 400 रुपए का था वो कुछ 270-280 हुआ. फिर और प्रोक्योरमेंट हुई, और फिर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने 5 जनवरी 2015 में उस प्रोग्राम को लॉन्च किया. और उसके लॉन्च करने के बाद जब भी वो जाते थे, जहां भी वो जाते थे, उस प्रोग्राम की बात करते थे. और उस प्रोग्राम की एक विशेषता थी ऑन बिल फाइनेंसिंग. मतलब आप 4 बल्ब से 6 बल्ब ले सकते हैं, 10 रुपए आप हर महीने अपने बिल से कटवा सकते हैं. मान लीजिए बल्ब उस समय करते करते 65 रुपए का हो गया था, तो 6 महीने में आपका पे बैक हो जाता था. तो कंज्यूमर के लिए इतना आसान हो गया. आपको डेली अवेयरनेस मिल रही है कि LED देखिए 90% आपकी बिजली बचाएगा. पहले 100 वाट का, अब ये 9 वाट का या 7 वाट का बल्ब आपको मिल रहा है. तो इसमें दोनों जो डायनामिक्स थे, हाईएस्ट लेवल से अवेयरनेस, मोटिवेशन एंड जो प्राइस पॉइंट है, वो काम किया.
अब अगर सीलिंग फैन में इस तरीके से अगर मुहिम करना है तो कैसे, मतलब क्योंकि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करके हम एक ऐसा एक ऊर्जा लाएं ताकि हम ये भी एक ग्लोबली हम वर्ल्ड को दिखाएं कि हम इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं उसी ऊर्जा से। मे बी मॉडल अलग हो सकता है। ये मॉडल तो अलग होगा। देखिए, जब उन्होंने बल्ब चेंज किया, बल्ब का कॉस्ट था 10 रुपए। अब लोग सोचते हैं कि मैंने इस पे 1500 रुपए 1600 रुपए में क्यों, पंखा तो अच्छा खासा चल रहा है। कमिंग बैक टू द फर्स्ट थिंग जो मैंने बोला, अवेयरनेस एंड द विलिंगनेस। जब तक मैं उनको नहीं बताऊंगा कि किस तरह से ये आपको बेनिफिशियल होगा, तब तक कोई आगे नहीं आएगा। और इस मुहिम में हम लोग हर फोरम में बार बार हम लोग गवर्नमेंट भी सभी पावर मिनिस्टर से यही हम लोग विनती कर रहे हैं कि आप लोग इसे पॉपुलराइज करिए। आप लोग पॉपुलराइज जब तक नहीं करोगे, आम जनता को नहीं पता चलेगा। आज के तारीख पे भी आप देखोगे कहीं भी लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्या है। हाँ, कुछ किया है गवर्नमेंट ने, अब तो 5 स्टार हो गया। They are not even aware that there is something called a 1 star, there is something called a 2 star. उनके लिए 1 star, 2 star, 3 star is something which is applicable only in air conditioners. Pankha is not in their consideration set. It is an integral part. So point is that awareness, again repeatedly, I might sound too repetitive, but fact of the matter is that is something which is really missing now. आप ESL जहाँ पे आप थे इतने साल, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, बट इट डिडंट हैव द डिजायर्ड रिजल्ट। और नंबर 2, एक जो दूसरा मैं, ये मेरी विनती ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री इज दैट आज के तारीख पे देयर आर लॉट ऑफ अनस्क्रूपुलस गाइस। आप देखो, एक रेलवे का टेंडर निकला है एंड द रेट ऑफ BLDC फैन, द रेट, the L1 is 1475 or 1460 GST paid. Including GST. Including GST. And GST is how much? 18%. So if you work backwards, 1200 रुपए में अगर कोई पंखा दे रहे, वो भी BLDC, 2 साल की गारंटी, मेरे ख्याल से या 3 साल की गारंटी होगी। What would be the manufacturing cost? Is it possible? That means something is missing somewhere. No? And the top 6 brands, the top 7 brands, I was going through it, I've not even heard of them. So the point which I'm trying to make is that, on one hand, we are trying to do something good for the country. On the other hand, we are not trying to throw away those old overcoats, Why should we have an L1 concept? If you want to make a difference, as you said, industry में जो नामी लोग हैं, उनको आगे बोलिए आइए. What is your problem? But we want a quality product to be given to the customer. Why is that piece missing? Why are we going on the basis of L1? Open your cards. No? हर agency में, हर body में, there are good, qualified, highly technical people. Sit across the table कि आपके BOM क्या होंगे, आपके specifications क्या होंगे, each of the things, उसके costing लगा लो. अगर मैं बोल रहा हूँ 450 रुपए का है, गवर्नमेंट भी जाके देख सकती है कि इफ वी इंटरवीन है, जो आपने बोला कि 5 करोड़, अगर मैंने 1.5 लाख मेरे को BLDC चाहिए या 5 लाख BLDC चाहिए, मैं अगर मैग्नेट्स मंगाऊं तो मुझे कितने सस्ते में आएंगे? लेट अस गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन. अगर आप इसी तरह से छोड़ दिए कि आप कोट करो, हम टेंडर खोलेंगे, फिर तो बात कभी नहीं बनेगी ना. अब क्या होगा? लुक एट द नेगेटिव इफेक्ट. जो अब इंडियन रेलवेज खरीद रहे, अपने हाउसिंग के लिए खरीद रहे होंगे, किसी के लिए खरीद रहे होंगे, जो भी हो, जो पंखा लगाएगा 6 महीने चलेगा, वो बोलेगा क्या पंखा है, और ये तो BLDC है. सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नेगेटिविटी व्हिच सेट्स इन द कस्टमर्स माइंड राइट आफ्टर 6 months. डू यू थिंक दैट कस्टमर विल एवर गो एंड टॉक गुड अबाउट BLDC? ही वोंट. सेइंग दैट बकवास पंखा, एज यू सेड, और रिटेलर बोलेगा मेरे हिसाब से आप ही ले जाओ, मैं तो बैठा हूं ना इधर. और वो फिर अल्टीमेटली वो स्विच कर जाएगा इंडक्शन पे. एंड ही माइट स्विच फॉर अ नॉन स्टार रेटेड फैन व्हिच इज नॉट अलाउड ऑफ कोर्स. बट जब कस्टमर को पता नहीं है कि 1 स्टार है, कितने लोग जाके देखते पंखे खरीदते वक्त इस पे 1 स्टार का लेवल लगा हुआ है कि नहीं. हम लोग जाके इंडस्ट्री में जाके हम पैसा खर्चा करके वी आर अपॉइंटिंग एजेंसी की, आप जाके देखिए मार्केट में कौन से ब्रांड्स है जो बगैर स्टार का माल बिक रहा है.
और अगर स्टार लगा हुआ है क्या बी के पोर्टल में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये जो एक कॉम्प्लायंस पार्ट है ये भी इट शुड गो पैरेलली हैंड इन हैंड, अदरवाइज यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ पाइप ड्रीम। हम लोग करते रहेंगे लेकिन ग्राउंड लेवल पे थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। तो सर मैं इसको समराइज कर देता हूँ। मे बी आई थिंक ध्रुव यू मेंशन्ड द कॉस्ट फॉर द बायर इज अ डिटरेंट। सर आपने बहुत ही स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट मे बी आई थिंक पॉइंट यू हैव रेज्ड एज इन अवेयरनेस। अवेयरनेस भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इट इज अ कॉस्टली अफेयर, है ना। और आशीष यू हैव मेंशन्ड कि politically driven programs they have a maybe I think a measure to success ultimately इस पूरे मॉडल में। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, बिजनेस मॉडल। आई थिंक जो बिजनेस मॉडल था कि ऑन मिल फाइनेंसिंग 10 रुपए एक बहुत ईज के साथ जब कंज्यूमर्स दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा, अभी BYPL का एक प्रोग्राम हुआ DSM का जिसमें 800 रुपए की कॉस्ट कम आई है। मतलब इस प्रोग्राम को इतना इंटरेस्ट है, इसको देखिए इसमें क्या है कि सीलिंग फैन पीक डिमांड को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब अगर हम अपना ARR कैलकुलेट करें जो डिस्कॉम्स कैलकुलेट करती हैं, उससे पीक में उनको या तो ज्यादा महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है कुछ समय में, या उनको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है जिसकी एक कॉस्ट है। तो क्यों ना उस कॉस्ट को एज ए यूटिलिटी बेस्ड DSM आप सीलिंग फैन से ऑफसेट कर लो। तो जब वो 800 रुपए का आया, इट इज नॉट अ पेन टू मैन्युफैक्चरर, इट इज नॉट अ पेन टू एनीवन, बट इट इज अ बेनिफिट टू कंज्यूमर। नाउ उसमें क्योंकि यूटिलिटी है तो यूटिलिटी उसको अवेयरनेस भी कर सकती है घर घर जाके, जो कि उजाला में भी हुआ था। वहां पे उन्होंने कियोस्क लगाए थे। एक पॉलिटिकली मतलब ये बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव हो गया। वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए ग्रीन ट्री में ध्रुव आल्सो लुक्स आफ्टर दिस DSM इम्प्लीमेंटेशन फॉर मे बी आई थिंक क्लोज टू 18 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया। तो मुझे लगता है 3-4 पॉइंट्स इसमें कंपोनेंट है। लास्ट पॉइंट विच सर यू हैव मेंशन्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंसेस, and you have also mentioned that there are a lot of players who do not follow the maybe specific regulations, right? No, they don't. And that is where maybe I think government role should also be covering these aspects carefully. Okay. तो फिर अब नेक्स्ट राउंड का डिस्कशन जो है थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ। मे बी आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द फैन मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, है ना, क्योंकि मुझे तो इंडस्ट्रीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इंडस्ट्री के नुआंसेस, इशूज, चैलेंजेस एंड व्हाट दे शुड लुक फॉर, हाउ शुड दे डिलीवर द बेस्ट, ये भी हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो एक तो है कि मतलब फैन जैसे मुझे लगता है कि मुझे तो हमेशा ही वो सिन्नी वाले फैन की याद आती है जब भी मैं फैन ऐसे सोचता हूँ। बट देखा जाए इंडिया में फैन जो है वो लगभग 100 साल पहले के आसपास में बनना शुरू हुए, है ना। 1930 के आसपास में उषा वाज द वन। Usha was one and it was Crompton Parkinson. अच्छा, Crompton Parkinson was the multinational at that point of time, अच्छा, and Usha was the first Indian company. And then Birla ji started Orient. ओरिएंट वो 1950s में बनी, नहीं 1940s में, 40s, late 30s या 1940s. अच्छा। और फिर Early हमारे पास वो 1940s. बजाज और उसका खेत, बजाज वालों ने खरीद लिया, क्लेसेक बोल के कंपनी थी मल्टीनेशनल जो उन्होंने खरीदा 70s और 50s में। अच्छा। 50s। तो अगर आप देखोगे पंखे में, इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उषा और ओरिएंट दीज आर द ओनली टू ब्रांड्स, आप कोई भी कैटेगरी लीजिए, which has continued, okay, without any change of ownership, okay, without any acquisition, and they have been keeping India cool, KIC, not KYC. Keeping India cool, Keeping India cool, KIC. So that is the term which I have coined. Very nice. And and the industry, fan industry, देखोगे, it's a very not a very glamorous industry. People do not know about, we are the unsung heroes. But we have been, right now, the government is taking a lot of initiative. You people have got into it, keeping India cool or keeping the world cool. But then fan industry has been doing it for the past so many years. But unfortunately, fan industry is not getting the kind of returns which they should get. There are a lot of things. Because, अगर मैं बोलूँगा कि अगर 10 साल 15 साल पहले एक जूते की कीमत होती थी करीब 2000, हमारे टाइम पे तो 500-600 रुपए में होता था, वो अब अच्छा खासा अगर जूता खरीदने जाओ कम से कम 4 से 5 हज़ार है।
बट पंखे की दाम वो 900 1000 से 1200 1300 हो गए। अगर कोई 1600 मांगे, बोले क्यों भाई? आई एम टॉकिंग अबाउट द मास। सो दैट इज अ बिग चैलेंज। बट ऐसा क्यों है सर? आई मीन इफ यू लुक एट एयर कंडीशनर्स, 20,000 रुपए का एसी होता था, आज वो एसी 40,000 का है। 40,000 बल्ब 10 रुपए का होता था, आज एलईडी 60-70 रुपए का है। 6 गुना एस्केलेशन है। तो फैन में आपको क्यों लगता है ये सर, प्राइस कितना मूवमेंट में क्यों भी- नहीं हो रहा? क्योंकि ना लोगों को लगता है उनका ये हक हो गया कि 1300 रुपए। और सबसे बड़ी चीज अगेन मैं बोलूंगा, अवेयरनेस। वो जो बेचने वाला है गुप्ता एंड सन्स या पोदार एंड ब्रदर्स, वो बोलते नहीं कोई खरीदता नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पे है। बट इसमें मैं एक चीज और उसमें मैं एक चीज बोलूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, उसमें पंखे मैन्युफैक्चरर्स की भी दोष है कि किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों ना हम लोगों को बताए। हम लोग उसी धुन में हम लोग भी गाते चले गए कि लोग पैसा नहीं देना चाहते, चलिए हम लोग स्टैक हाइट कम कर देते हैं, हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। चलिए हम एल्यूमिनियम की जगह पे हम लोग स्टील ब्लेड्स यूज करते हैं। चलिए हम लोग 14 पोल से 12 पोल में आ गए। चलिए लगा एयर डिलीवरी गए फॉर अ वॉक, मैं आरपीएम पे खेलता हूँ। सो आई वोंट ब्लेम द कस्टमर्स, आई वुड ब्लेम इवन द इंडस्ट्री। समवेयर वी शुड हैव पुट आवर फुट डाउन। अगर हम लोग सब लोग मिलके अगर बोलते हैं कि नहीं भाई, एक अच्छा पंखा, हम लोग अच्छा पंखा देने के लिए हम लोग बैठे हैं। ऐसे ही होना चाहिए। मतलब वी हैव टू हैव द क्वालिटी ओरिएंटेशन ऑलवेज ऑल द टाइम। भैया इफ यू लुक एट टेलीविजन सर, आज के टेलीविजन में और 20 साल पुराने के टीवी में आप देखें कितना अंतर है। प्राइसेस भी बदल गई हैं। अब टीवी 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का भी आता है, और एक एवरेज टीवी 40,000 से कम का नहीं है। पहले टीवी वो बॉक्स टीवी आते थे 20,000 रुपए के, बिकॉज द प्रोडक्ट हैज अंडरगोन अ लॉट ऑफ इनोवेशन। एग्जैक्टली। एंड दैट इज माय क्वेश्चन हियर कि फैन एज एन इंडस्ट्री ने इनोवेशन पे कितना काम किया है? इनोवेशन पे बहुत काम किया पंखे इंडस्ट्री, बट लोगों को रिटर्न्स नहीं मिले। मैं बार बार वही दोहराना चाहूंगा। आप देखिए, हमने एक वॉइस कंट्रोल पंखा लाया कि रिमोट की भी जरूरत नहीं है, रेगुलेटर की भी जरूरत नहीं है। आपसे बोलो पंखा जो भी ब्रांड है कि स्विच ऑन, फैन विल स्टार्ट, reduce speed by 1, the speed will go down. But there is a price to it. No? Consumers are not willing to pay that price. People have got, हम लोगों ने पंखा with light, पंखा with under light, पंखा with mood light. Everything has been launched. Fans with remote, IoT based fan. अच्छा, artificial intelligence. ऐसा भी ब्रांड है जिन्होंने पंखा लॉन्च किया, सीलिंग फैन। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी, द फैन विल कंट्रोल इट्स ओन स्पीड। वोंट यू कॉल दिस इनोवेशन? एब्सोल्युटली। ये जैसे इमेजिन सभी मैन्युफैक्चर बनाते हैं सर या नहीं, 2 मैन्युफैक्चरर्स बना रही, बट पैसे नहीं है अभी। वो जो बना रहे थे वो बैठे। बट ऐसा क्यों है? I mean, that is what I am just trying to understand. Because if you look at I was looking at, a statement by a fan manufacturing company which has entered into BLDC market, and it has grown by, I would say, 10 times in the last few years. So what they mentioned is कि उनका जो ज़्यादा पंखा बिकता है वो लो रेंज में नहीं बिकता, प्रीमियम रेंज में बिकता है. That is the major market segment for them. So for example, if I look at my share of business, what they meant is that my fans which are priced more than 5,000 rupees, they are contributing to a larger percentage compared to the fans which are priced at a lower price point, which means of course the customers are there who are willing to pay. The point is whether the research has been done enough to deliver what the customer wants. See, here I would not refute whatever they said, but they are talking about their own basket. But if you take the entire basket of fans, this organization is very minuscule. इंडस्ट्री If you, industry, if I talk about the industry as a whole, so the industry, the belly is below 2,000. Below 2,000 accounts for almost 70 to 7. I'm talking about the ceiling fan. Almost 70 to 72% of the total ceiling fan market. अब वो 2000 में अब कितना इनोवेशन लाओगे? 2000 से 4000 is another 22%. तो बचा कितना? 8%. I'm talking about the primary number. उसको लगा लो 10%. लगभग उतना ही है.
इसमें एक और इनपुट है तुम्हारे उसमें कि क्यों मतलब विलिंगनेस नहीं है। एक तो मुझे लगता है कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग 35% है अभी आज के टाइम में। मे बी आई थिंक 35-40% के आसपास में हो सकती है 2027-30 तक। अर्बन पॉपुलेशन इन एनी केस देखा जाए तो उसकी परचेसिंग पावर भी बेहतर है कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। एक तो है कि जो सेम पंखा है वो रूरल पॉपुलेशन के लिए फिट नहीं बैठता है ना सर। तो जो हम ज़्यादातर भी हम प्राइस पॉइंट की बात करते हैं या डिटरेंट की बात करते हैं वो हम अभी भी अर्बन पॉपुलेशन सेंट्रिक ही डिस्कशन करते हैं ज़्यादातर, करेक्ट? हाँ, तो दैट इज मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट वी नीड टू थिंक कि अर्बन वर्सेस रूरल की भी। अनदर थिंग इज द रिक्वायरमेंट। अब मैं घर पे कितना घंटा बैठता हूँ, ठीक है? इन अर्बन इंडिया both husband wife they are working, even if the wife doesn't have a corporate job but she's engaged, so how much time do they spend in the house? अगर जाके आप बोलोगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनोवेशन इन फैंस एंड ऑल, दिस इज ऑफ इंटरेस्ट टू द मिलेनियल्स और द पीपल हु आर कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, उनके लिए दिस इज समथिंग लाइक अ फ्लिंग, चलो नई चीज़ें देखे। And the brand which said, they are targeting these audience. But and they have grown 10 times mainly because at that point of time, the entire industry was catering to, 95% of the requirement or 97% of the requirement. तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि BLDC एक कॉन्सेप्ट है जो बढ़ेगा। जब स्टार रेटिंग became mandatory, and people thought that no, it is not 1 star, it is 5 star, तो लोगों ने बोला यार ये तो हम लोगों ने प्लेटर पे छोड़ दिया उनके लिए, हम भी इस पे तो जाए। तो अभी जो ग्रोथ है उनके लिए भी इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। इसमें मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा इस डिस्कशन में। बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 3 टाइप का सेगमेंट है अकॉर्डिंग टू प्राइस इन सीलिंग फैन इंडस्ट्री। वन इज विच इज again below 1800-2000 rupees, that you say is the maximum, maybe 70%. Then second is that we call as economy range. Second is mid range, which is between 2000 to 3500, where like ठीक है, मतलब tier 2 tier 3 cities are taking decision around it. And the third one is the premium segment, which is more than 3500. So there are products which are available ki 8000, 10000, 12000, because उनके जो रूम में, ड्राइंग रूम में या रूम में वो शो बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, मेजर ऑफ द एसी बाइंग हैपन कि मेरा क्या ब्रांड लगा है। दे आर ब्रांड कॉन्शियस आल्सो, दे आर आल्सो कि भाई यस आई हैव दिस, सो आई हैव अ स्टेट एंड दैट्स गो अक्रॉस दिस। सो जैसे मैंने एसी इंडस्ट्री को काफी क्लोजली स्टडी किया है, व्हाट आई हैव फाउंड इट कि 80% of the sale which is happened through your retail channel. And retail channel are classified into 2. One is the large retail like Croma, Reliance and all these, and then small retail जो हमारी होती है। तो decision वहाँ पे होते हैं, and that's why major of the buying जो consumer करता है, तो अभी data है कि हमारा last year कुछ 12-13 million ACs sold हुए, उसमें से again 60%, 50 to 60% were 3 star. And why it is happening? Because जो incentive mechanism है उस shop floor पे to sell that AC is largely कि भाई I get more incentive that the sale person if I sell this brand or this product, and accordingly the sale is happening, and rest is online or maybe bulk procurement or all this. Now I would like to understand कि जो ceiling fan का market है, how sale is structured, कैसा है ये, और अगर कुछ हम फॉर एग्जाम्पल उसके हिसाब से कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सोचें so that decision could happen. Because again I am thinking about this 80 crore number, इसका replacement potential, and going forward how we can adopt more towards higher star thing is something which I'm very curious to know कि how sale happen, what is like, and how we could see. Point is that as you rightfully said that in case of air conditioners, the regional retail or the large format stores like your Vijay Sales, Croma, they account for almost 70 to 80%. Okay, and point is that the consumer wants to be doubly sure before he makes a purchase, because the
average cost is around 30,000, 35,000. In case of fans, there are more than 2 lakh retail outlets selling fans across the country. 2 lakh retail outlets. It is not a figure which is coming from my mind, because there was this market agency which was doing this retail audit from 1996. And the last retail audit which they did in 2016, they had listed down by name, address, phone number, and the brands they are dealing across the country, barring Northeast. There were 1,74,000 outlets selling fans. You are absolutely right that when people go to purchase a fan, they have 2-3 brands in their mind. Just the brands. They don't know. Okay, and they have a budget. When they go to Dhruv and Brothers or Podar and Sons, they will say that हमको पंखे खरीदने 4 पंखे खरीदने. Then they will ask questions कि कौन सा पंखा है, क्या पंखा है. First question is that existing घर पे क्या आपने नए घर खरीदा है? जिंदल जी आपने नया घर खरीदा है कि पुराने घर पे? वेरी से ने पुराने पंखे बदलने हैं. That guy is least bothered कि कितने साल पुराना है, क्या है. He doesn't want to get into that exchange of old fans. He does not even discuss. Okay. Then he will say कि आप ड्राइंग रूम के लिए ये खरीदो, ये ब्रांड एच का अच्छा है, ये देखो अंडरलाइट है, ये है, वो है. बेडरूम के लिए आप ये खरीदो. So that much of influencing is done by the retailer, but ultimate decision is taken by the family. Now the point is that awareness, or making the consumer aware that he will benefit, and this is a good fan, this is a 3-star fan. 3-star, unfortunately, there are no takers. 3-star fans are the best fans according to me. No hassles, no PCB, no electronic. Induction motor का है. Consumption 40 watt का है, 38 watts and 40 watts. But nobody knows about a 3-star fan. And why is this, like, industry is not manufacturing it, or there is no demand? There is no demand. There is no demand. Because the minute you go for a 3-star, you have to go for a CRNO. CRNO or 1-star में the difference is almost 500 to 600 rupees. Cost बढ़ जाती है. तो लोगों को लगता है कि अगर 600 दे रहे हैं तो 400 वाला मिला करके BLDC ले लूंगा. But BLDC के बाद जो तकलीफ होगी वो उसके दिमाग में नहीं होती. As you mentioned, ये जो सर्विस के इश्यूज हैं बाद में, and so AC इंडस्ट्री ने ये कर देखा है, and still it's like more hints towards 3-star, more than 60% of the market. And यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही, सीलिंग फैन is either 1-star or 5-star. 1-star, 5-star. It's like it's not taking. B के तो records है ना, 80%, sorry, 90%, 89% is 5-star, 89% is 1-star, 10% is your 5-star, and 1% is others. That is your 2-star, 3-star, 4-star तो कोई बनाता नहीं. 4-star is out. बट ये ट्रेंड सिर्फ सीलिंग फैंस में है सर. ऐसा पेक्यूलियर सा ट्रेंड हमें और अप्लायंसेस में नहीं मिलता. एसीज में आप देखें नहीं ना, because एसी सबसे ज्यादा 3-star. Awareness. आज के तारीख भी लोगों को पता नहीं है कि स्टार रेटिंग हैज बिकम मैंडेटरी. अब इंडस्ट्री का नॉट टू बी कोटेड, इंडस्ट्री का एक ये हो गया कि यार ये सब करके ना, बी इज गेटिंग 1 rupee पर लेवल, BIS इज गेटिंग 1 rupee 75 पैसे पर लेवल. फायदा किसको हो रहा है? नोबडी नोज. तो मैं बार बार ये दोहराना चाहूंगा कि देश के लिए ये उचित समय है कि हम कुछ पैसा खर्चा करके किसी डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि आप यू मेक the consumers, the citizens of the country aware. ये तो एक अवेयरनेस रहा. दूसरा, क्या टेक्नोलॉजी में हमारे पास BLDC और इंडक्शन ही ऑप्शन है, या इसमें भी हम रिसर्च वी हैव फाइंड एंड वी कैन गो फॉर अदर टेक्नोलॉजीज व्हिच कुड आल्सो हैव अ import independence? I think जो सबसे बड़ा इशू BLDC में we hear is exactly that is what Green Tree is doing, and that was the main reason why I went and spent good 1.5 hours that day at their office, and I was very happy to know that they have taken the initiative and they are saying that we are ready to help you out. आप लोग एक्सपेरिमेंट करो. आज के तारीख पे जो ये डिस्कशन चर्चा होने के पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ब्रांड, there is
no push to invest and trying to identify some new technologies. I remember, sir, I think हमारी discussion में this point you had mentioned very clearly that why should we limit ourselves to A or B technology, Exactly. and we should be technology agnostic. If our goal is energy efficiency, let's open the canvas and let's allow the people to paint it the way they want. Let's allow the technologies to come in. But इस direction में सर ये मेरा question है कि जो R&D है या alternate technologies हैं, इस डायरेक्शन में is the industry really working on it? Are there certain developments? Industry is not working on it, but industry is very keen. That's why even I was not there for the conference which you had organized at DST. There was good participation, and everybody wanted to participate wholeheartedly because they want to learn. They want to know, how do we become an integral part of this, good initiative. ध्रुव, यू मेंशन द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जनरली हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की जब बात करते हैं तो पहले क्लस्टर्स थे वो कलकत्ता या कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इस तरह के थे. नाउ दे आर शिफ्टिंग टू मे बी फरीदाबाद एंड हैदराबाद, तमिलनाडु, बद्दी, हिमाचल. यस. तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन हमेशा ही एक कॉस्टली अफेयर है फॉर द मैन्युफैक्चरर. तो अगर हम लोग इसमें क्योंकि मतलब अगर मैन्युफैक्चरर भी थोड़ा सा बुलिश होंगे फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, तो शायद वो जो अवेयरनेस कंपोनेंट है वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज दे हैव टू मे बी इनहैंस द सेल नंबर. उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है बिकॉज गवर्नमेंट कितना भी नहीं, उनके पार्टिसिपेशन के बगैर तो गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती. उनके पार्टिसिपेशन एटलीस्ट फ्रॉम फैन मैन्युफैक्चरर्स, मैं आपको ये दावे से बोल सकता हूँ कि कोई एसोसिएशन और कोई भी मैन्युफैक्चरर विल नॉट इवन थिंक ऑफ स्टेपिंग बैक. वी वांट टू मूव हैंड इन हैंड, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देखिए सर, बड़ी बड़ी कंपनी, इनके साथ लाखों फैमिलीज जुड़े हुए. At the end of the day, nobody is going to be, selling their household silverware, ना. हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज की, राइट? जैसे हम बात करते हैं स्विच रिलेक्टेंस मोटर है, ठीक है, और भी PMSM टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं. गोइंग फॉरवर्ड देखिए, इंडिया AC में जो हमने देखा है, अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं कंप्रेसर्स. क्या हम उसी तरीके का एक मार्केट बन जाएंगे या हम और टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जो देखा, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है अकेडमिया के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप, कैसे उन टेक्नोलॉजीज को, उनके चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जाए और उसको रिजॉल्व करके उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए. तो उस पे क्या मतलब आपके थॉट्स हैं कि कैसे इस पे बढ़ा जाए? गवर्नमेंट से क्या रिक्वायरमेंट है? फिर हमारे जो बेसिकली अकेडमिया, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट IITs हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या जो लैब्स हैं, मतलब हम इसमें कैसे आगे बढ़े? और क्योंकि इशू ये है कि फैन दिखता है बट ये हर सेक्टर में यूज हो रहा है. इट्स अ क्रॉस सेक्टर एप्लीकेशन, राइट? और अगर हम इसमें एक टेक्नोलॉजी का इजाद और अच्छे से उसके फैक्टर जो हमें प्रॉब्लम करते हैं उनको रिजॉल्व कर देते हैं, तो आई थिंक जो इंडिया का एक है ग्लोबली कि हम डबल द एनर्जी एफिशिएंसी करना चाहते हैं, जो G20 में कॉप में किया, आई थिंक इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट, द सीलिंग फैन हैज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. एंड मतलब हाउ वी कुड as an industry, what are the levers See, needed? what you are saying, I am totally with you. I am on the same page. आपने SRM टेक्नोलॉजी की बात करी, but the point is that SRM टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट आ रहा है, because आज के तारीख पे it's a question mark. It is not something which has been tried and tested. Okay. अब रही बात, involving the academia or the premier institutes like IITs and all. People are doing it independently. Brand X will go and have a discussion, brand Y will go and have a discussion, but it is not becoming collaborative. At the end of the day, every brand is also looking at their personal benefit. My point is that we should move 2-3 notches above this and look at the overall objective of the country. The brand, the power ministry can leave the brands out. They can give it a project to the IIT saying that work on this. And let's assume that one of the IIT says that, by we are giving it
in blood, saying that this particular technology is definitely going to work and the life of a ceiling fan is going to be 10 years. But the initial cost is going to be so much. Then the government has to come back and discuss with the industry that, hey, listen, this is what it looks like. So how do you, then there is a possibility, I'm not saying that this should be the way, that any fan manufactured with this kind of a technology, instead of GST of 18%, for the first 5 years, GST would be 5%. What is going to be happening? The cost to the consumer is going to come down. So we have to think out of the box, no? That is missing today. I mean, that's an interesting idea. So essentially what we are saying is, instead of levying a green cess on a product which consumes more, we pass him I would say a discount, a green discount in terms of the tax. Exactly. It's essentially levying green cess on the other products, on the differential tax. Yeah? हम लोग गवर्नमेंट सपोर्ट स्पेसिफिकली अगर हम लेट्स से वो भी हम डिफाइन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डीएसटी जैसे आपने बताया आईआईटीज के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, है ना. एंड मे बी आई थिंक वन ऑफ द प्रोग्राम्स दैट वी ऑर्गेनाइज्ड, वी apparently got the professors from IIT Roorkee, IISc, IIT Bombay. हमें लगता है कि उनका क्लोज नेटवर्क हमेशा इस तरह से टेक्नोलॉजी सपोर्ट को करता है. सेकंड जैसे DPIIT है, कोई भी इंडस्ट्री के जितने भी पोर्शन हैं, जैसे आपने PLI बोला, ये सब पोर्शंस भी मुझे लगता है कि डिस्कशन का पार्ट होने चाहिए. हाउ कुड दे सपोर्ट द इंडस्ट्री. और जैसे अब हम लोग नई टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि हम लोग सुपर एफिशिएंट फैन की बात कर रहे हैं या एफिशिएंट फैन की बात कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट की भी बात है. जैसे फैन में देखा जाए तो मैग्नेटिक कंपोनेंट है जिसमें कि डिपेंडेंसी है, जहाँ पे मे बी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का रोल हो सकता है. हाउ कुड दे मेक द रॉ मटेरियल अवेलेबल विद द आई थिंक लेस कस्टम कॉस्ट या कस्टम ड्यूटीज, समथिंग लाइक दिस, ताकि इंडस्ट्री को इस तरीके की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सो दैट दे कैन बी मे बी आई थिंक लुक अहेड. जब अगर हम टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी शुड गेट सपोर्ट, और वो सपोर्ट जो है वो बिल्कुल विजिबल और रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री के लिए. तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने करना भी है इन सब चीज़ों को लेकर के. बट और कुछ भी इनिशिएटिव ऐसा लगता है जो अभी नोटिस नहीं किया गया है. यू एज ए मे बी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मे बी आई थिंक लुक सर, मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी कि आप तो काफ़ी आगे चले गए. अब देखिए, मैं इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ, जो 80 साल से जिस बेसिस पे हम लोग सेंट्रल अपना सीलिंग फैन बना रहे हैं. हम लोगों ने, इंडस्ट्री ने 80 वाट या 90 वाट से 75 वाट पे लेके आए, 75 वाट से 50 वाट पे लेके आए, 50 वाट से 40 वाट पे लेके आए, 40 वाट से 38 वाट पे लेके आए. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ जो स्लॉट्स है उसको हम किस तरह से डिजाइन करें. ये एक छोटी सी चीज है. Why can't this be done by government or the power ministry, saying that whosoever is able to do it, we will give a price. अगर ये dictum दिया जाए, I will go to all the 5 IITs saying that this should be the project for a mechanical engineering student, identify the top guys and let them do it. जो भी खर्चा होता है हम लोग देंगे. Why not? Number 2, अगर आप और बोलो कि ठीक है, इंडक्शन मोटर में द सर्विस वैल्यू ऑफ 5.5 वुड बी टेकन एज 6.5, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट. लेट अस डू समथिंग. BLDC में, इफ यू वांट टू एनकरेज, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम द सस्टेनेबिलिटी एंड द एनर्जी एफिशिएंसी, कि BLDC मोटर पे जो हम लोग मैग्नेट बनाते हैं उसमें मैं कस्टम ड्यूटी में 0 कर दूंगा. There has to be some kind of an encouragement. Where is that? But sir, मेक इन इंडिया मैग्नेट क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. These are natural ferrite magnets. ये natural magnets है. मेक इन इंडिया मैग्नेट बनाओगे कहाँ से? Artificial magnets do not work in BLDC. But this is a problem and a good problem to solve, like, because I think this is a major problem. And this is a major problem. Time and again I've been saying that we are trying to hold the wrong end of the rod. And we are just trying to hold one end of the rod. We are not trying to hold the rod. जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि want to hold the rod दोनों हाथों से. और उसके लिए we need to have the entire perspective.
ग्रेट। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं सर। चैलेंजेस विच यू हैव मेंशन्ड दे आर मे बी आई थिंक वेरी प्रैग्मेटिक, वेरी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि शायद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ से गवर्नमेंट को और इवन अदर इंडस्ट्री एसोसिएशंस को भी पता होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या न्यूएंसेस हैं और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हाउ and what kind of support system that should be available for manufacturing to get flourished, because it is not only about कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सेल करना है, बट कितने हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री के थ्रू जो है उनका जीवन यापन भी चल रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। मे बी आई थिंक द थर्ड सेगमेंट जो कि मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा लास्ट कंपोनेंट है, बट दैट इज मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। How and what kind of maybe I think financial mechanisms, innovative financial mechanisms we need to think. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम लोग किसी रिटेल चेन या स्टोर पे जाते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट द मे बी आई थिंक द अटेंडेंट आस्क अस टू मे बी आई थिंक लुक एट दीज आप जहाँ पे गैजेट्स हैं या अप्लायंसेज हैं कि यहाँ पे लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड कौन सा है, क्रेडिट कार्ड में इसमें 5% की छूट है, इसमें 5,000 रुपये की छूट है। सो ही इन्फ्लुएंस द सेम थिंग। और वो क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिंक्ड है। जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आल्सो नीड टू रेज देयर बैंड द बेस। उनको अपना कस्टमर सेगमेंट बढ़ाना है, इसलिए दे कम अप विद सच मे बी आई थिंक इनोवेटिव इंसेंटिव्स फॉर द कस्टमर्स, जो कि मे बी 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख तक के गैजेट्स लोग खरीद रहे हैं या उससे ज़्यादा वाले में। अगर हम लोग फैन को बंडल करके सोचें कि हम फैन को सिर्फ 2,000 रुपए अप्लायंस न मान करके 10,000 रुपए का अप्लायंस माने, क्योंकि एक टिपिकली घर में 4 से 5 फैन जाते हैं नए उसमें और रिप्लेस भी हो रहे हैं, तो लोग एक एक करके रिप्लेस कम करते हैं, सभी एक साथ रिप्लेस करते हैं। तो हम कॉस्ट को बंडल करें और तब हम इस तरह के कुछ इंसेंटिव मैकेनिज्म्स को, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को डेवलप करने की कोशिश करें कि क्या हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेट्स से आईसीआईसी बैंक या बैंक्स इन जनरल, एसबीआई है, दे हैव लॉट ऑफ विद सस्टेनेबिलिटी फंड्स आल्सो, या इंटरनेशनल बैंकिंग या इस तरह के सेगमेंट से भी कुछ फंड रेज किया जा सकता है क्या, जो कि इस तरह के इंसेंटिव्स को सपोर्ट कर सके। हाउ डू यू सी सच मे बी आई थिंक मैकेनिज्म्स इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर बिहेवियर? This is a very good concept. It definitely works in the high value items. But in fans, you know, people have tried. Unfortunately, जो आप बता रहे हो ना कि 2,000 चीज न मानते हुए आप उसको 10,000 की एक प्रोडक्ट को नजर रखते हुए आप एक कोई मॉडल डेवलप करिए। बट हम लोग काफी कोशिश किए बट उसको कामयाब नहीं हो पाए। और ये तो एक अर्बन फेनोमेना है कि लोग जैसे ही घर रेनोवेट करते हैं या अपहोल्स्ट्री चेंज करते हैं, आजकल यानी 2-3 साल पहले से ये देखा जा रहा है कि लोग सोचते हैं कि चलो पंखा भी बदल दिया जाए। और एक जो चीज़ है विच इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर डेटरेंट कि बहुत सारे कॉन्डोमोनियम में दिल्ली एनसीआर वो पंखे जो बिल्डर है वो पंखे फिट करके देते हैं, खुद ही लगा देते हैं। और बड़ा स्मॉल पोर्शन कस्टमर है जो जाके देखते हैं क्या बकवास पंखा लगा है, मुझे पंखा चेंज करने की जरूरत है। बट दैट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन। तो ये जो आप बोल रहे हो ये तभी कामयाब हो पाएगा जब एक फैमिली तय करेगी कि मुझे पूरे घर के बदल डालने हैं, यानी मुझे रिक्वायरमेंट है करीब 20 से 25 पंखे इंक्लूडिंग द वेंटिलेशन फैंस। देन व्हाट यू आर सेइंग डेफिनेटली मेक्स सेंस। अब बजाज फिनसर्व जो है, इतने बड़े बड़े रीजनल रिटेल आउटलेट्स है या लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है, सभी जगह पे उनके बंदे बैठे हैं और सभी बड़े बड़े ब्रांड के साथ उनका एक टाई अप है। बट पंखा डज नॉट कम इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स। मुझे इसमें लगता है एक चीज जो हम देख सकते हैं वो है लार्ज इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। जैसे सर ने अभी जिक्र किया कि बिल्डर्स इज अ गुड बायर एंड दिस इज रेगुलर ऑलवेज। रेलवेज है, मे बी जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट में जो डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, ऑल मतलब आई थिंक दे आर आई थिंक वाई। सो एक जो आपने समस्या बोली, एक L1 की समस्या है, कैसे इस समस्या को लार्ज इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स को वी कैन गिव देम बेनिफिट की वी कुड रिप्लेस योर सीलिंग फैन वेयर अ ओल्ड फैन इज ऑल्सो हैविंग अ कॉस्ट। एंड आई थिंक क्योंकि वो भारी है, उसमें ज्यादा आयरन है, तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ गेटिंग द वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। तो
what do you think कि don't we actually, because जो अवेयरनेस है लार्जली वो आई थिंक रेजिडेंशियल कंज्यूमर और जो 4-5 उस रेंज में फैंस लेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट लार्ज इंस्टीट्यूशन कंज्यूमर्स थ्रू अ डायरेक्टिव, थ्रू अ पॉलिसी कि भाई आप रिप्लेस कराएं पंखे, राइट? एंड उसमें like is IFMA is trying certain things, or what is your learning? I'll tell you my learning. देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी is a very big name, and they are into education in a very big way, and all over India they have got their campuses and all, and I was in regular touch with the director who was handling this. So we discussed that in their hostels they would like to change all their guzzlers with an energy efficient fan. I said done. So their requirement was that you take back those old fans. आप लोग पंखे जो पुराने पंखे वो वापस ले लीजिए, उसका जो है वो डिस्काउंट दे दीजिए और नए पंखे के साथ एडजस्ट करिए। मतलब वो भी कर लूंगा। फिर उनका कहना था कि वो जो एक टास्क है कि पुराना पंखा उतारना और नए पंखे लगाना, ये भी आप दीजिए। मतलब वो हम नहीं कर सकते, फैन मैन्युफैक्चरर्स वो नहीं कर सकता है, वो आपको करना पड़ेगा। सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी अंडरटेकन बाय यू। और अगर आप बोलोगे नहीं ये सब करके मैं इतना ही दाम दूंगा, सो दैट इज बिकमिंग अ मेजर हर्डल। जब दाम आता है, व्हेन इट कम्स टू द कमर्शियल ना, पंखे को लेके लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है मुझे पता नहीं। ये सब कर करा के उन्होंने अपना गणित बनाया कि मैं इतना दूंगा। बोला सर ये तो माइट एज वेल स्टॉप द डिस्कशन, माइट एज वेल हैव अ गुड कप ऑफ टी एंड पार्ट एज फ्रेंड्स। So one has to look at the entire, set of activities, arrive at a costing. जो मैं बोल रहा था कि अगर देखिए पंखे के जितने ब्रांड ओनर्स है और जितने मैन्युफैक्चरर्स है वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो धंधा करने के लिए बैठे हैं ना। नहीं तो सभी लोग मदर टेरेसा की तरह आश्रम शुरू कर सकते थे। They are doing business, as I said, lakhs of families are dependent on them. If they don't make money, how will they ensure the livelihood of these so many families? दिक्कत वहां पे है। So इसमें एक चीज जिक्र करूंगा, although maybe it is not related। जैसे रेस्कोस ने काफी रिन्यूएबल को इंस्टॉल किया, तो जो इंस्टॉलेशन की एक समस्या है और इसकी लाइफ में मेंटेन करने की, डू यू थिंक सम सॉर्ट ऑफ दैट एजेंसी की रिक्वायरमेंट इन इंडिया हो? तो ये चैलेंज, ये इनकी रिक्वायरमेंट जो इंडिया की है कि साफ कौन करेगा। I'm serious. हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लाइफ टाइम वारंटी देते हैं, हम लोग सर्विस करके जाएंगे। बोले सर्विस की कोई जरूरत नहीं है, पंखा खराब नहीं होता है। They are right. मुझे कोई भेजो, आप वो साफ करके देगा। So that we cannot undertake, ना। बट मैं इसमें सर एक एग्जांपल दूंगा आपको। वी हैड अ लॉन्च प्रोग्राम फॉर वन ऑफ द डिस्कॉम्स इन दिल्ली लास्ट वीक, एंड व्हाट दे गेव टू द कंज्यूमर अपार्ट फ्रॉम 1150 रुपीज सब्सिडी ऑन फैंस इज आल्सो द एंटायर पैकेज डील। मतलब उन्होंने बोला वो पंखा पुराना उतारेगा, लेके जाएगा, लगा के नया जाएगा। सो बेसिकली रिप्लेसमेंट स्कीम, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, पूरा बंडल दिया है सर। एंड दैट इज व्हाट आई कॉल एज अ कंप्लीट सोल्यूशन। एंड आई डू नॉट नो वेदर इंडस्ट्री इज रियली लुकिंग एट सच पैकेजेस फॉर इवन द रेजिडेंशियल कस्टमर्स। सो बेसिकली देयर इज नो हैसल। अगर मुझे घर के 4 पंखे बदलने हैं, देन आई विल हैव अ सर्विस एक्सपेक्टेशन एज अ कस्टमर। See, I'll tell you, Dhruv, with due respect to this company who is doing it, let us discuss after 6 months whether they are able to continue or they are able to walk the talk. और मुझे भी लगता है कि सर होना भी चाहिए, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। लोग एक बार प्रोजेक्ट लें तो उनको इस चीज का डर भी होना चाहिए दैट आफ्टर 6 months द परफॉर्मेंस शैड बी इवैल्यूएटेड। अदरवाइज तो लोग एक बार बेच के निकल जाएंगे और फिर वो प्रॉब्लम कस्टमर की ही है। अब मैं बोलूँगा क्या होगा। पॉइंट इज दैट आप लोगे, सब कुछ होगा, पीक समर में आप खरीद रहे हो, बोले हमारा बंदा थोड़ा सा बिजी है, कल आ जाएगा। वो कल आता नहीं है, वो आता है 4 दिन के बाद। तब तक क्या आप बैठे रहोगे? हमारा फैन तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। बट सर ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो गई ना, इतना डिमांड है, इसको रिप्लेस करना है। अब जैसे एलईडी तो सिंपल प्लग एंड प्ले था, हम खुद भी कर सकते थे। एग्जैक्टली। जो भी और अप्लायंसेस की हम बात करें, देयर इज अ नीड ऑफ दिस सर्विस। सर मैं बोल रहा हूँ, सर्विस बाद में आएगा, पहले दैट अवेयरनेस। Again I'll come back, awareness. The minute you tell the consumer कि boss this is what is required, this is what you're supposed to do, अब देखो क्या होता है।
So to complete the loop, awareness, willingness, purchase, and service. Let us not jump the gun. पहले awareness आएगी, फिर willingness आएगी, फिर purchase और फिर service. मतलब फर्स्ट प्राइमरी कंपोनेंट तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट. और सबसे बड़ी चीज जो बोल रहे हो ना कि जाके वो काफी सारे इंडियन हाउस होल्ड में बोलते हैं नहीं आप फोन करके आइए, लेडीज आर अलोन इन द हाउस, वी कैन नॉट अलाउ समबडी. अब उनके समय से अगर देखोगे दैट विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 11 आई हैव टू हैव, अगर जो आप बोल रहे हो दिल्ली शहर में आई हैव टू हैव एटलीस्ट 2000 guys technicians available. And is there a shortage? There would be a requirement of having so many people during this time because people would not be allowed to come during the daytime. Right. Because you are allowing an outsider to enter your house. वो भी एक element है sir. It's a very very sensitive thing. But is this not the similar problem with ACs, sir? Because ACs also have to be installed. There is a problem, I tell you. There is a major problem, boss. It takes almost 7 to 15 days of installation time during peak summer. ये Lot महीना of time. lost a lot of brands earned a bad name because the technicians could reach only after 72 hours. तो I mean ये solution, I mean problem तो common है. So which means AC भी अगर किसी ने install करना है, he has to go when the customer allows him to enter. Absolutely. And which means they have the same issue that they have very limited working hours available or probably weekends available to them. So this is a new AC, and here we are talking about replacing an existing fan. Actually, I have a thing to add. What I have seen ना, इस type की job को ना हमने value नहीं किया. मतलब for example, if a person is working in Uber or Zepto or Zomato, they valued they are basically a rider or they are doing it. But do we see, because I know in AC what happened is, first of all, it's a certain period का there is a requirement. पूरे साल की requirement नहीं होती. उनकी जो skilling, I'm talking about the skilling. They don't know other technology, like मैं chiller को भी अगर है जो centralized cooling है, उसको भी मैं ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मैं I could work, so could I get like every month salary, which is, and also it is a prestige. I'm earning a prestige. So do we see some sort of a skilling program, need of skilling program with some linking with some prestige? Skilling as well as the remuneration. Today, most of the fan manufacturers are having a problem in getting service technicians in cities like Bangalore, Bombay. Why? Point is not that we are paying less, but all of them say that it makes sense for them to join Zomatos and Swiggies of the world. It's a serious thing. हम लोग हंस पड़ेंगे, but ये हो रहा है. Nobody wants to join you as a service technician, saying that आप जितना पैसे दोगे उससे अच्छा, और मेरे को वो first and foremost lot of households do not have a ladder. मुझे कसरत करना पड़ता है 2 स्टूल के ऊपर स्टूल रख के. यहाँ पे तो जाओ, मोटरसाइकिल लो, मोटरसाइकिल भी कंपनी का है, फूड डिलीवर करो, पैसे आ रहे, टिप मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है. किक भी है चलाने में. यहाँ पे वो लेके जाओ, मोटर लेके जाओ, उसकी 10 गालियां सुनो. So and one thing, as you rightfully said, that you know I am yet to see the same AC technician coming to my house. Every time I see a new face. वो रहमान किधर चला गया सर, गाँव चला गया. सर मैं अपना थाईलैंड का एग्जांपल बताऊंगा. आई वाज स्टेशन फ्रॉम ESL फॉर फ्यू मंथ्स एंड हमने कुछ ACs के प्रोग्राम स्टार्ट किए थे होटल्स में रिप्लेसमेंट के. तो व्हाट आई फाउंड अ यूनिक डिफरेंस देयर एंड हियर इज, वहां पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो कमीशनिंग कॉस्ट है वाज अराउंड 4000 थाई बात, व्हिच इज अराउंड 10,000 रुपीस. यहाँ पे वी वांट फ्री 500 रुपए, 1000 रुपए, 1,500 रुपए देने के लिए people get into a fight. यस. So we don't value it. We don't value it. We do not value. We don't even value. We look at him with total disdain. कि you were supposed to, मेरा घर पे deliver हो गया. You should have been there before the unit was delivered at my place. And then accordingly वो skill, because I've seen a difference. I tell you a perfect case. वहाँ पे R22 रेफ्रिजरेंट था, उसमें और बड़ा कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन था. Now हमने बोला अब AC चेंज करिए, and because it's a now R32, तो इसमें they said no, we can't do it because इसमें थोड़ा सा भी R22 रह गया, we can't mix the refrigerant. You can't mix it. That sort of level of skill and understanding. And when we think about here, they carry cylinder of R22, the AC is R32, and if it makes so point is, I think how we could structure it. I think we know there is a problem, but there is an opportunity also. But how we could help this, Urban Clap is one example, but how we can have
but More they are urban not. claps. They are not trained. Urban clap guys are not trained. They make a mess. ऐसा कुछ सर टेक्नीशियन एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी सोचा जा सकता है क्या ऐसे? Of course, so that is a must. And as I said, remuneration. स्किल्ड होंगे तो शायद रेमुनरेशन भी उनकी एक्सपेक्टेशन भी होगी और लोग पे भी करेंगे. नहीं, लोगों के साथ even the company. It should be, it should be in two components. That you number of installations which you do, okay, that should be a variable part and that should be a fixed component. Right. It cannot be linked only to the fixed. Number two, most of these authorized service centers are third parties. No manufacturer or no brand wants to take this job, or they look at this job as the headache. But that is the most important part because you are facing the end customer. Mr. X जो बैठा है ऑफिस पे, उसका कस्टमर का तो कोई लिंकेज नहीं है ना, बट जो बंदा जाके वहां पे फिट कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, he is representing your brand. And he could be a basket for a replacement in other areas also. That this is what I think ये their जो training. picture है, this is being missed out by most of the manufacturers. Hmm. He is the face, he is your brand ambassador. जो लोग भूल रहे हैं, लोगों को लगता है ये सबसे the least important job है, and it is left to the service department. जैसे सेल्स के टाइम में वो रिटेलर जो ब्रांड एम्बेसडर है. Exactly. I'll tell you an example. मेरे साथ हुआ recently. So winter season start हो, we started geyser and the geyser started leaking. Geyser was new. It was a reputed organization. I will not name the brand. So I lodged a complaint and asked them, it is under warranty, replace it. Incidentally, the geyser was purchased from Faridabad and I stay in Noida. So they said, please go to Faridabad, take the geyser, go to the store, get it replaced and take the geyser and you get it installed. I said, a 30-liter geyser, I cannot drive 30 kilometers back to that city. Uninstall. So I said, this is not feasible. So I wrote to their service head, All India head, and I said, this is an infeasible solution and it is not viable. How do you even expect me to do this? And then they created an exception and they sent somebody who did that job on my behalf. But exactly the same point. These guys who are doing this service, or जो point of contact है, they are least bothered कि उसका customer के ऊपर क्या impact आ रहा है. So I decided not to buy that brand again. Yeah, naturally, and you will tell 10 other people. Absolutely. So this one takeaway, like especially जो retailers हैं और जो service हैं, I think we need a leapfrog. You need to leapfrog. A leapfrog. We have to skill them. We have to make ये और how it could be cross sectoral also because until it could be skill में cross sectoral नहीं होगा. And because it's happening. अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मतलब एवरीवन इज लाइक जो एक चला था आईटी में जाना है नो मैकेनिकल एंड आई वाज डिस्कसिंग लॉट ऑफ एसीएस कंपनी दे आर सेइंग हमें लोग ही नहीं मिलते जो who can design and that's the issue of R&D in India. You not get people there's a dearth of good engineers. It's not a look. It doesn't look like a glamour or maybe some sort of a respected work. सर दो चीजें और हैं. एक तो है कि जैसे जो डिस्पोजल होने वाला है, जैसे नए नए पंखे आएंगे, मोर एफिशिएंट फैंस होंगे, तो जो पुराने फैन हैं उनका डिस्पोजल में मे बी आई थिंक 1 or 2 पॉइंटर्स. और दूसरा है कि जो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हाउ लिक्रेटिव द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस. See, export is absolutely muted. अगर पंखे की बात करूं मैं, क्योंकि ग्लोबली अगर देखोगे कि इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमारे यहाँ पे सीलिंग फैन बिकता है करीब 70 से 75%. लेकिन ग्लोबली देखोगे यूरोप, यूएसए, रशिया, वहां पे इट इज द रिवर्स. योर टीपीडब्ल्यू और द नॉन सीलिंग फैन अकाउंट्स फॉर 70 to 75%. बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड हमारे यहाँ पे लोगों ने एक्सपर्टीज गेन करी है सीलिंग फैन पे. नॉन सीलिंग फैन में किसी जमाने में हमारे यहाँ पे अच्छे पंखे बनते थे, लेकिन फिर द चाइना गेट्स ओपन. सभी ब्रांड्स ने देखा कि जो प्लास्टिक टीपीडब्ल्यू है, द लैंडेड कॉस्ट ईयर was lower than the RMC of the TPW which was getting manufactured here. So for 22 years, the entire industry was getting the TPW from China. So in the process, what happened? The entire skill sets went down the tube. अगर हमको exports पे ध्यान देना है,
तो दो चीजें हो सकती है कि हम लोग सिर्फ उन ट्रॉपिकल कंट्रीज पे हम लोग नजर डालें जहाँ पे सीलिंग फैन बिकता है, जो इन्होंने बताया कि इट वुड बी मिडिल ईस्ट, इट वुड बी योर अफ्रीका। सार कंट्रीज, अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। अभी जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है और अभी ओलंपिक्स में देखा डिमांड ऑफ अ कैटेगरी विच इज अननोन टू द ग्लोब इज फराटा। फराटा फैन जनरली पंजाब में यूज होता था, जेनेसिस ऑफ फराटा मच्छरों को भगाने के लिए, और वो जब होता था ना वो करते थे टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द हस्क, बट नाउ बड़े बड़े फैन होते थे, 20 इंच के पंखे होते थे। अगर यूरोप में जो गर्मी ड्यूरिंग द ओलंपिक जो आपने महसूस करी, जो मैंने महसूस करी, उस तरह से गर्मी के लिए यू रिक्वायर दीज काइंड ऑफ फैंस। सिडनी के पंखे, सिडनी के पेडेस्टल पंखे आता था विच यूज टू बी अ सुपर। मुझे अभी भी याद है, गोवा में एक डीलर के पास में बैठा था। गोवा में तभी के जमाने में काफी जर्मन टूरिस्ट आते थे। देयर यूज्ड टू बी चार्टर्ड फ्लाइट्स फ्रॉम जर्मनी एंड ऑल। So those guys, they came and all of them purchased one Cine pedestal fan which they wanted to carry home back. So point is that there is a demand, but दिक्कतें क्या है कि those guys require lot of certifications, which is missing, which is a long drawn process. और जो हमारे manufacturers है वो थोड़ा सा ये हो जाते हैं certifications पे कौन करेगा, who is going to be doing this that. Point is that export has got tremendous potential and we are just missing the bus. As a matter of fact, ध्रुव जी थे इस बार जब मैंने मेरे इनॉग्रल स्पीच में मैंने यही बोला कि as IFMA, besides the domestic market, we should look at the global market. पंखे के लिए why we should be China +1. पंखों के लिए it should be India +1. Absolutely. And we have that kind of skill sets. It is just the question of the intent. We should become the global brand. Absolutely. बिल्कुल. And we have the expertise. And I can assure you, जो पंखे यहाँ पे बनते हैं, those are far superior in terms of air delivery, in terms of life, in terms of robustness, in terms of thrust. और क्या चाहिए? And maybe in cost also. How cost we are expensive. चाइनीज पंखे आपको मिलेंगे, पेडेस्टल पंखे उनको चाहिए $10 में, $11 में, संभव नहीं है ना. So it is a trade-off happening, like people are choosing not the quality product but same thing, you know, those middlemen जो है they are holding everybody by whatever. क्योंकि जो $10 $11 के पंखे वो खरीद रहे हैं वो बेच रहे हैं $14 $15. यानी पर फैन दे आर मेकिंग अबाउट 40% मार्जिन. व्हाट इज द रीजनिंग कि हमको होल्ड, यू नो, वी आर सेंडिंग कंटेनर्स, वी होल्ड टू द स्टॉक्स फॉर 4 months 5 months, so we have to invest, so that's why we are asking this kind of a margin. Our distributor makes the margin because of the supply chain issues. Exactly. But यहाँ पे भी, you know, awareness, अगर हम लोग जाके, you know, as Indian manufacturers we go and say that हमारे पंखे डायरेक्ट कंपैरिजन, हमारी एयर डिलीवरी ये है, हमारा जो लाइफ है इतना है, आप कंपेयर करो एंड देन यू टेक अ वंडरफुल. मुझे भी लगता है एडवर्स केसी इनिशिएटिव्स तो होने चाहिए. मतलब ग्लोबल ब्रांड्स दे बिकम ग्लोबल नॉट बिकॉज दे आर सुपीरियर, दे आल्सो बिकम सुपीरियर बिकॉज दे हैव अ गुड आउटरीच. एग्जैक्टली. और हमारी स्टोरी होनी चाहिए कि 20-25 साल पुराना पंखा अभी आप देखिए हाउ इट इज वर्किंग एंड वी हैवंट सीन लाइक, मतलब I believe कि वो में बाहर उस रोबस्टनेस, उस क्वालिटी से शायद ना दिखे जो यहाँ पे अभी भी. if I go to my home, पुराने सब चीजें लगी हुई हैं, they are working very fine. Thank you so much, sir. Thank you so much, Ashish, for maybe I think this is one of the most maybe I think outcome oriented deliberation. Maybe I think we deliberately or intentfully try to discuss something and try to get something out of the discussion. So बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर. You have been a great sport in this segment. Thank you so much, Dhruv, for maybe I think making the information more maybe I think easy and understandable for everyone. और जैसे सर आपने बताया कि अवेयरनेस एक बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट है, तो मुझे भी लगता है कि जो हमारे गेस्ट फर्दर मोर आएंगे उनको भी हम लोग इस तरह के सुपर एफिशिएंट फैन जरूर उनको देंगे. अगर आप
इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर भी कर देंगे तो हम एक डिस्प्ले स्पेस दे देंगे यहाँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू